हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आधे से एक चैप्टर ज़्यादा ही उसमें सॉल्व हो चुका है और बचा हुआ जो सिलेबस इधर का है जो कि एडवांस मैथ का है वो पूरा हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। आपको सारी बातें समझाई जाएंगी, एकदम बेसिक से समझाई जाएंगी। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप नोट्स बनाते हैं तो पहली और दूसरी दोनों क्लासें देखने के बाद आपकी पूरी की पूरी मैथ खत्म हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट हैं, पूरी थ्योरी है। जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है वो है, जो चीज़ें आपको कैसे समझ में आएंगी उसी हिसाब से लाई गई हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, चीज़ें पूरी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके के वन शॉट आपको मिलते रहेंगे। चलिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था अपना ट्रिग्नोमेट्री तक का पूरा कॉन्सेप्ट, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी ख़त्म की थी। ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे कर चुके हैं। जो चीज़ें हम लोग कर चुके हैं एक बार आपको मैं उन चीज़ों से अवगत भी करवा देता हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक, माध्य, माध्यिका, बहुलक, किस तरीके से सारे सॉल्व होते हैं चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ से बीजगणित के बारे में। भैया बीजगणित बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे, इससे क्वेश्चन हर बार आते हैं। बीजगणित में आपको दो चीज़ें, दो डेफिनेशन जिनको बोलते हैं आपको पता होनी चाहिए। एक तो चर क्या होता है, दूसरा अचर क्या होता है। डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपको पता होना चाहिए। चर वो संख्याएं होती हैं जो हमें जिनका मान पता नहीं होता है, जिनके मान बदलते रहते हैं। जैसे किसी ने आपसे बोला भैया कि मान लो कि x रुपए थे, मान लो y रुपए थे, मान लो z रुपए थे, मान लो a रुपए थे, मान लो वहाँ पे B आदमी थे, मान लो वहाँ पे C आदमी थे। तो वो C आदमी 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। मतलब चर संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मान फिक्स नहीं होता है और वो बाद में परिवर्तित भी हो सकता है, तो उन्हें हम चर संख्याएं बोलते हैं। भैया बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलोगे हाँ भैया ये बात समझ में आ गई। यानी चर वह होते हैं जिनके मान ज्ञात नहीं होते हैं, यानी ज्ञात हमें इनका मान नहीं होगा। बात करेंगे अचर संख्याएं, तो जो संख्याएं हमें पता होती हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो हमारी सारी होती हैं अचर संख्याएं, कांस्टेंट वैल्यू। जैसे 1 से लेकर के 1 के बाद इन्फिनिटी 0 नंबर हो, कोई भी अंक होने चाहिए। तो अगर कोई भी अंक है तो वो हमेशा क्या होगा, एक अचर होगा। चर क्या होगा, जो हमें नहीं पता होता है, जो ABCD करके हम मान लेते हैं, एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा गामा थीटा लैम्डा, जो भी मानेंगे सारी चीज़ें हमारी अचर में जाएंगी और चर में वो सारी चीज़ें जाएंगी, चर में जाएंगी और अचर में वो सारी चीज़ें जाएंगी जिनको हम गिन सकते हैं और जिनके मान हमें पूरी तरीके से पता होते हैं। फिर हमें याद रखना है कि कब बीजगणितीय पद जुड़ते हैं और घटते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कब हम इनको जोड़ेंगे और कब हम इनको घटाएंगे। तो याद रखिएगा कि जब किसी बीजगणितीय संख्या में चर जो होता है वो सेम टू सेम होना चाहिए और उनकी घात जो है वो सेम टू सेम होगी, तभी वो आपस में जुड़ सकते हैं। कब जुड़ेंगे भैया? बोलोगे भैया बड़ा सिंपल आपने बताया कि एक तो चर एकदम सेम टू सेम होना चाहिए और चर के साथ में जो घात होती है वो एकदम सेम होनी चाहिए। मतलब ये दोनों चीज़ें अगर एकदम सेम टू सेम है, एकदम सेम टू सेम, तब भैया क्या हो जाएगा, तब वो चर जुड़ भी जाएंगे और आपस में घट भी जाएंगे। पर भैया यहाँ दिक्कत आती है कि जुड़ घट तो हमें समझ में आ गया, लेकिन गुणा और भाग में हमें क्या करना होता है भैया? गुणा भाग में कोई मतलब नहीं है, चर की घात कम ज़्यादा भी हो सकती है, चर दूसरे भी हो सकते हैं। अगर जो चर की घात है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अब एक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ये वाली बातें। इनको हम लोग साइड में करेंगे और फिर मैं आपको ये चीज़ें एकदम कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कहीं लिखा था भैया 3x, कहीं लिखा था 5y, कहीं लिखा था 2x, कहीं लिखा था 3x², और तुमसे बोला इसे जोड़ दो। तो एक भाई मेरा खड़ा हुआ, वो बोलता है भैया एक बात सुनो, ये 3x लिखा है, ये 2x लिखा है, दोनों में चर क्या लगा है? दोनों में चर लगा हुआ है x। दोनों में जो चर पद है एक्चुअल में भैया वो कितना है? x है। यानी यहाँ पे चर पद सेम है, पर इनकी घात देखो एक बार, इसके ऊपर भी घात 1 है, इसके ऊपर भी घात 1 है, तो ये भैया जुड़ जाएगा। तो ये 3x और 2x मिलके कितना हो गया? 5x प्लस। अब एक इंसान बोला भैया ये 5y लिखा है, अगर हम 5x में 5y को जोड़ेंगे तो 10xy हो जाएगा। बिल्कुल गलत है भैया, जुड़ेंगे कभी नहीं। इसमें चर x है, इसका चर y है, ये कभी नहीं जुड़ेंगे, ऐसे लिख दो। अब एक आदमी और आया, बोला भैया एक बात बताओ। बोला हमने क्या? बोलेंगे भैया आपने कहा था कि अगर चर समान होते हैं तो जुड़ जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो ये तो जुड़ जाने चाहिए, x और x² वाले टर्म। लेकिन उससे मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई जरा ध्यान से सुनो,
तुमसे मैंने ये भी तो कहा है कि चर समान होते हैं और घात भी समान होती हैं, मतलब चर और घात दोनों देखनी है। ऐसा नहीं कि केवल चर बराबर है तुम जोड़ के चले आओ, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे घात 2 लगी है, यहाँ पे घात 1 लगी है भैया इनमें, तो ये वाले तो आपस में जुड़ गए, पर ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि उसमें घात 2 है। तो अगर उसमें घात 2 है भैया तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे लिख देंगे प्लस का 3x²। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताई है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड देख लेते हैं, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप खुद ही देख लेंगे कि भैया देखो ये 5x और ये 7x ये आपस में जुड़ जाएगा, इसमें भी x लगा है और इसमें भी x लगा है। यहाँ भैया 2y² लगा है, यहाँ 5x³ लगा है, मतलब यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 3 है, ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, मतलब ये नहीं जुड़ेगा किसी में, ये भी नहीं जुड़ेगा किसी में, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों में x लगा हुआ है और दोनों की घात सिंगल सिंगल है। तो देखो ये दोनों 7 5 मिलके 12x हो गए, बाद वाले को वैसे उतार दिया, इस वाले को भी वैसे उतार दिया, और ये मेरा आंसर हो गया। कुछ कठिन है क्या? कभी इसमें ये मत कर देना भैया कि 5 जोड़ा फिर 7 जोड़ा फिर 2 जोड़ दिया फिर 5 जोड़ दिया, लिख दिया कि 17 और इसके बाद 17 क्यों, सॉरी 19 हो जाएगा ना। 7 5 12, 12 14 9 19, पता चले कोई लिख दे भैया कि 19 और x की घात जोड़ दो कि भैया 1 ये 2 2 4 7, ये मत कर देना भाई, ये एकदम गलत है, एकदम ही गलत है, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो याद रखना, जुड़ेंगे कब, जब चर और घात समान होगी, घटेंगे कब, जब चर और घात समान होगी। अच्छा, गुणा और भाग में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। कैसा कॉन्सेप्ट, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि कहीं लिखा था 3x और इसका गुणा कराना था 5y से, तो बोलोगे कुछ नहीं भैया, अचर वालों का तो गुणा हो जाएगा क्योंकि 3 का पारा तो हम 5 बार पढ़ लेते हैं, 3 × 5 = 15 होता है। बाकी x और y ऐसे इसके आगे लिख दिए जाएंगे, x और y। बस ये तो मैंने आपको पीछे बताया भी है कि जब भी कभी हम लोग चर संख्याओं का आपस में गुणा कराते हैं तो गुणे में अगर चर समान है तो उनकी घातें जुड़ेंगी, चर अलग है तो उनकी घातें अलग होंगी। मतलब चर एक तरीके से काम करेगा यहाँ पे आधार का, जब एक्सपोनेंट हमने आपको पढ़ाया घातांक, एक बार देखना आप चैप्टर, मैंने आपको पहला चैप्टर जो पढ़ाया था वो घातांक ही पढ़ाया है। तो कल वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो पहले उसे देखोगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मेरे भाई बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बीजगणित की एकदम शुरुआत यहाँ से होती है कि जुड़ते कब है और घटते कब है। यहाँ देखो इसकी घात 2 है, यहाँ देखो इसकी घात 2 है, यहाँ देखो इसकी घात 2 है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। मतलब चर पूरे में क्या है, चर है पूरे में x, और घात पूरे में क्या है, घात है पूरे में 2। यानी ये सबके लिए सेम है कि नहीं है, सबके लिए सेम है। तो बोलोगे हाँ भैया सबके लिए सेम है, इसलिए पूरी इक्वेशन जुड़ जाएगी। 4 3 7 2 9, तो ये लिख दिया 9, और बाकी ये x² तो x² वैसे ही लिख दिया, ठीक है। कोई समस्या? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बात भैया एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई है। मैंने कैसे पढ़ा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, x⁴ में x⁴ वाला जुड़ेगा तो ये 1 ये था और 2 ये थे, टोटल 3 x⁴ हो गए। ऐसे देखो 2y में 3y जोड़ोगे तो 5y हो गया। ऐसे ये 5y² लिखा तो इस 5y² को ऐसे ही लिख दिया, मतलब ये पूरा मेरा फाइनल आंसर बन गया। कोई समस्या? दो चर वाले समीकरण में क्या होता है, चर अलग अलग होते हैं। जैसे एक x होगा दूसरा y होगा। यहाँ पे चर कैसे होगा, एक x होगा तो एक y होगा, एक a होगा तो एक b होगा, एक p होगा तो एक q होगा, एक m होगा तो एक n होगा। इस तरीके से यहाँ पे दो समीकरण में दो चरों का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें हम दो चर वाले समीकरण कहते हैं। यानी अभी तक हम बात कर रहे थे एक चर वालों की, अब हम बात कर रहे हैं दो चर वालों की। तो कोई दिक्कत तो है नहीं भैया, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं भैया, बात हमें समझ में आ गई है। यानी जब चर की संख्या दो चर वाले समीकरण में दो अलग अलग चर होते हैं, जैसे देखो ये था 7x + 4y, 2x + 5y, 9x + 3y। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ पे x है। तो बात समझ में आ रही? तो सभी ये दो चर वाले समीकरण हैं मेरे भाई। कोई समस्या क्या? किसी भाई बहन दोस्त सखा मित्र को कोई समस्या? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं आपके में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे बिल्कुल मन से नोट करिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वैल्यू पुटिंग इक्वेशन क्वेश्चंस पेपर में, ये 100% आएगा। देख लो इसको देख लो, इसको याद कर लो। मैं तो कह रहा हूँ आपको डायरेक्ट एक इक्वेशन ऐसी दी जाएगी कि 3x = 4.5 है, तो 4x + y = 13 है, तो y का मान क्या होगा। और इस तरीके के सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन दी है इसको उठाना है। इस इक्वेशन को उठाया, मैंने कहा अगर 3x = 4.5 है, मैंने कहा
अगर 3x बराबर 4.5 है, 3 इधर गुणे में लगा है भैया, अगर इधर कोई संख्या गुणे में लगी है तो बराबर के उधर भेजोगे तो भाग में जाएगी। ये वाली चीज़ें कहाँ पढ़ते हैं भैया? ये वाली चीज़ें मैंने आपको पक्षांतर में पढ़ा रखी हैं सेकेंड सेमेस्टर में। नहीं भी पढ़ी हैं तो आप एक बार ये पक्षांतर देख लो पहले, तब आप कर पाओगे। पक्षांतर के रूल्स क्या होते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया। रूल्स इसके ये होते हैं कि बराबर के, ये जो बराबर लगा है, बराबर के इधर से कोई संख्या इधर ले जाएं या इधर से कोई संख्या इधर लेके आएँ तो हम उसे बोलते हैं पक्षांतर। क्या बोलते हैं? पक्षांतर बोलते हैं भैया। अब हमने कहा अगर इधर कोई संख्या प्लस की है तो उधर माइनस की जाएगी, इधर माइनस की है तो उधर प्लस की जाएगी, इधर गुणे की है तो उधर भाग में जाएगी, इधर भाग में है तो उधर गुणे में जाएगी, इधर अंडर रूट में है तो उधर स्क्वायर में जाएगी, और इधर स्क्वायर में है तो उधर अंडर रूट में जाएगी, इधर घात में है तो उधर करणी में जाएगी। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी, एक घात का उल्टा होता है करणी। ऐसे जोड़ का उल्टा क्या होता है? घटाना। गुणा का उल्टा भाग। तो पक्षांतर जो होता है मेरे भाई, याद रखना, पक्षांतर हमेशा उल्टा वाले के सेंस में जाता है दूसरे के पास। आई होप सो आप याद रखोगे। आपको ये बात समझ में आ गई? जल्दी से आ जाओ सवाल पे। तो मेरा एक भाई खड़ा हुआ, बोला भैया ये बड़ा सरल सवाल है, मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पे अगर गुणे में लगा इधर भाग में जाएगा तो मतलब यहाँ x को ऐसे लिख देंगे, बराबर को ऐसे लिख देंगे, 4.5 को ऐसे लिख देंगे। ये जो 3 इधर गुणे में लगा था, ये 3 उधर जाएगा तो 3 आ जाएगा इधर भाग में। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 15 से काटेंगे, 15 तियाँ 45, 15 दूनी 30, तो x का मान आ जाएगा 3/2। x का मान आ जाएगा 3/2। तो ये मेरा आंसर हो गया। कुछ लोग बोलेंगे भैया आंसर 3/2 नहीं 1.5 आ रहा। 1.5 का मतलब आप जानते हो भैया क्या होता है? डेढ़। डेढ़ मतलब एक और आधा। तो 3 को अगर आधा आधा बांटोगे 3/2 से तो डेढ़ ही आएगा। डिवाइड करके देखो भैया, 2 1 कम 2, पॉइंट लगाओ यहाँ, 2/1 बचा, 0 हो गया, उसमें 10 हो गया, 2 5 6 10, तो ये 1.5 आ गया। अब इसमें करना क्या होता है इस तरीके के सवाल में, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमें जो यहाँ से x का मान निकल के आता है सॉल्व करने पे, जो भी मेरा x का मान यहाँ से निकल के आता है, उस x के मान को वहाँ से उठा के यहाँ पे रख देते हैं जहाँ पे हमें यहाँ x दिया जाएगा। यहाँ पे हम x का मान रख देंगे। तो हमने कहा 4 के साथ गुणा कराया गया है x का, तो 4 के साथ गुणा करा दो 1.5 का, 15 चौके 60 यानी 6 आ गया, प्लस y का y लिख दिया, बराबर 13 लिख दिया। मैंने कहा अब देखो प्लस 6 इधर मेरे भाई, ये 6 इधर प्लस में लगा है, अगर बराबर के उधर ले जाओगे तो माइनस में जाएगा, क्योंकि प्लस का उल्टा माइनस होता है। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा? बोलोगे y बराबर आ जाएगा 13, और ये 6 इधर प्लस का था, इधर आया माइनस, तो -6, 13 में 6 चले गए तो कितने आए? 7। तो y का मान आ गया 7। कोई समस्या है इसमें? बात समझ में आ गई? हाँ या ना जल्दी से बोलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने आपको पक्षांतर बता दिया। अब जैसे एक सवाल और आप देख लीजिए, बड़ा सरल सवाल है कि 2x बराबर 6 दिया है, तो एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला भैया यहाँ गुणा लगा है, यहाँ भेजोगे तो भाग आ जाएगा, इधर से 2 इधर आएगा तो बटे में ये 2 आ गया, 2 से काटेंगे 2 3 6, तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर आपने बताया कि जहाँ x लगा है वहाँ पे x का मान रख दो, मतलब 4 × 3 + 9y बराबर 21। फिर एक आदमी ने कहा भैया 4 3 12 हो जाएगा, प्लस ये 9y हो जाएगा, बराबर 21 हो जाएगा। फिर एक ने कहा भैया ये यहाँ पे प्लस में लगा है 12, इधर भेज दो तो माइनस में आ जाएगा, तो इधर माइनस में कर दिया, यहाँ से ये हट गया क्योंकि इधर से उधर भेज दिया इसको। अब भैया यहाँ पे कितना हो गया? 21 में से 12 चले गए, बचे 9। फिर भैया बोला कि 9y बराबर कितना आ गया? 9। हमें मान चाहिए केवल y का। तो 9 और y के बीच में, जैसे 2 और x के बीच में कोई निशान नहीं तो गुणे का था, ऐसे 9 और y के बीच में कोई निशान नहीं तो गुणे का निशान है। 9 को अगर इधर भेजोगे तो भाग में आएगा, तो इधर भैया भाग में आ गया 9। 9 से काटा, 9 एकम 9, y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया 1। x का मान कितना आया था? x का मान आया था भैया ये देखो 3। x का मान 3 है, y का मान 1 है, तो y की जगह 1 प्लस x की जगह 3, y प्लस x का मान कितना हो जाएगा? 3 और 1 4। तो ये भैया इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 4। बात समझ में आ गई? कुछ नहीं करना है, बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये वाली बातें जो हैं आपको समझ में आ जाएंगे। 2-3 बार आप क्लास को देख लेना ये वाले क्वेश्चन में जहाँ पे आपको डाउट हो। बिल्कुल सरल है। एक जगह से x का मान निकालेंगे, दूसरी जगह x का मान रखेंगे, फिर दूसरी जगह से y का मान निकल आएगा, फिर जो पूछा जाएगा उसमें x और y का मान पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अगले नंबर पे बात करेंगे हम रेखीय समीकरण को हल करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। रेखीय समीकरण को हल करने की निम्नलिखित विधियां हैं। पहले नंबर पे हम लोग कई सारी विधियों का इसमें प्रयोग करेंगे। लाइक कभी हम लोग रेखीय समीकरण में नहीं करेंगे, 2 चर वाले रेखीय समीकरण में करेंगे। इसमें तो हम लोग सिंपल ऐसे ही निकाल लेंगे, पक्षांतर वाला केवल यूज करो निकल आएगा।
जैसे देखो, अगर हमें कभी भी रेखीय समीकरण में एक चर दिया गया है तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें इसको अकेले रखना है, इसके साथ जो भी लगा है सब भेज दो। देखो 9 इधर काय में लगा है, बोलोगे भैया प्लस में, उधर जाएगा काय में जाएगा माइनस में। x के साथ में 4 काहे में लगा है, गुणे में, उधर जाएगा काहे में जाएगा भाग में। तो ज़रा तुम ही बताओ, अगर 24 में से मैंने 9 घटाए तो कितने बचे 15, बटे में कितना लिखोगे 4, ये आ गया मेरा आंसर। तो कुछ नहीं करना है, पहले तो हमें उसके साथ दूर के रिलेशन में जो भी लगा उसको दूर भेजो, फिर उसके साथ जो पास में लगा उसको दूर भेजो। इधर केवल हमें यही x बचाना है, बाकी सब दूसरी तरफ भेज देना है। ऐसे इधर देखना, मैंने कहा ये 9x + 4 = 13 है, तो पहले +4 को उधर भेजा तो -4 हो गया। फिर 9x के साथ काय में लगा है गुणे में, इधर भेज दो तो आ जाएगा भाग में। 13 में से 4 चले गए, कितने बचे 9, बटे में कितना लिखा है 9, 9 से 9 काटा, 9 एकम 9, 1 आ गया। तो ये देखो एक आंसर आ गया। तो ये बिल्कुल सरल है, हमें कुछ नहीं करना है, बस जो भी इधर लिखा है उसको पक्षांतर करके दूसरी तरफ भेज देना है। कोई समस्या इसमें भैया? कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझ में आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। बात करेंगे फैक्टर और गुणनखंड के बारे में। द्विघात समीकरण का हल हम कैसे करते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं भैया, बड़े ध्यान से समझिएगा। कोई बड़ा टफ कॉन्सेप्ट नहीं होता है। द्विघात समीकरण देखने में लगता है ax² + bx + c = 0 की तरह, ax² + bx + c = 0 की तरह देखने में लगता है। तो करते क्या हैं, यहाँ पे याद रखिएगा जो a लिखा होता है और यहाँ पे जो c लिखा होता है, इनका आपस में गुणा करा देते हैं। a और c का आपस में गुणा करा देते हैं। फिर इसके कर देते हैं फैक्टर, मतलब गुणनखंड। फिर उसमें जो भी आता है उसको जोड़कर या घटा करके हमें लाना होता है b, यानी बीच वाला पद, ये वाला। हमारे पास टारगेट कितना है कि पहले वाले यानी x² के साथ में लगे गुणांक, x² के साथ में जो गुणे में लगा होगा यहाँ पे a, यानी कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो लिखा हो 5x² + 3x + 5 = 0। तो आप देखो यहाँ x² के साथ में जो गुणे में लगा है ये 5, ये a है। x के साथ जो गुणे में लगा है 3, ये b है। आखिरी में जो बिना x y के लगा है ये हमारा c है। तो इसी प्रकार से हमें उसमें भी लिख के मिलेगा सवाल में। तो हम वहाँ ढूंढेंगे कि a कहाँ है, b कहाँ है और c कहाँ है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ पे मेरे भाई होनी नहीं चाहिए। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, आराम से इसको क्वेश्चन को करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न देखते हैं, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। जैसे एक क्वेश्चन हमको दिया गया, x² - 1x - 6। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है, अपने मन में याद रखिएगा। हमने कहा यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 होना चाहिए, हाँ या ना। हमने कहा देखने में हमें चीज़ें लगनी चाहिए थी ax² + bx + c, ये कुछ नहीं है, ठीक है, बराबर 0। यानी पहले वाले में x² होना चाहिए, x² है, उसके साथ a में 1 लगा है तो a = 1 हो गया। c बराबर कितना है, c बराबर भैया -6 हो गया, तो हमें केवल 6 भी लेना है, ठीक है। और b बराबर कितना है, b बराबर भी 1 है। अब अगर हम प्लस माइनस देखें तो यहाँ प्लस होना चाहिए था, पर यहाँ माइनस लगा, इसका मतलब b बराबर -1 है। यहाँ भी भैया प्लस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस, इसका c बराबर -6 है। a हमारा ax² आगे प्लस होना चाहिए, देखो प्लस है तो मतलब a बराबर मेरा 1 ही है। तो जहाँ पे निशान वही है वो तो वही रहेगा, अगर कुछ परिवर्तन है तो वहाँ पे हमें प्लस माइनस अपने हिसाब से करना पड़ेगा। 2022 में प्रश्न पूछा गया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमें a b c पता चल गए हैं, a 1 है, b है 1 और c है -6। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा भैया, बड़ा सरल पढ़ा है कि a और c का आपस में गुणा करा लो, a c का आपस में गुणा करा लो, मतलब 1 और 6 का आपस में गुणा कराओ तो कितना आएगा 6। फिर इनके क्या करना है, फिर इनके करने हैं फैक्टर, मतलब गुणनखंड। तो यहाँ पे 6 लिखा और ये गुणनखंड देखो बना दिया, 2 3 6, 3 एकम 3, मतलब 2 गुणे 3 इनके फैक्टर आ गए, 2 गुणे 3। फिर जो भी आया है उसको जोड़ कर या घटा करके क्या बनाना है, b बनाना है। b कितना दिया है 1, तो भैया 2 और 3 से 1 बनाना है, 2 और 3 से 1 बनाना है। तुम ही बताओ कि 2 और 3 से 1 कैसे बनाओगे। एक आदमी आया, बोला भैया एक काम करते हैं, अगर 3 में से 2 को घटा दें तो 1 आ जाएगा। जल्दी से बोलो हाँ या ना, बाबू जल्दी से बोलो यार, ये बात समझ में तुम्हें आ गई कि नहीं आ गई? बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई, कोई बड़ी बात ये है नहीं। 3 में से अगर 2 चला जाता है तो 1 बचता है, ये हमने पढ़ रखा है और बड़ा सरल है। तो मैंने कहा ठीक है, बस वही लिख दो, जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ ब्रैकेट में 3 - 2 लिख दो। तुमने कहा भैया x² की जगह x² लिख दिया, -6 की जगह -6 लिख दिया। जहाँ पे ये 1 लिखा था b की जगह, वहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 - 2। यहाँ से माइनस का गुणा अंदर, यहाँ से x का गुणा अंदर कराओगे तो ये x² की जगह x², ये माइनस की जगह -3, इधर से x आ गया 3x,
ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, ये 2 और ये x आ गया, -6 वही से लिख दिया बराबर 0। अब पहले 2 से और बाद के 2 से कॉमन क्या मिल रहा है ये देख लो। इन दोनों में से अगर देखोगे तो यहाँ से x अगर कॉमन ले लो, एक x को अगर हम बाहर ले लें तो यहाँ पे 2x थे, एक x बचा, यहाँ माइनस था माइनस लगा दिया। यहाँ पे अगर ये x बाहर ले लिया तो ये 3 बचा। ये बात आई समझ में? अगर इस x को हमने बाहर ले लिया तो ये क्या बचा, केवल हमारे पास 3। तो ये वाली बात आपको यहाँ थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि यहाँ से हमने कैसे कॉमन लिया है भाई, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आई बात, भैया इन दोनों से हमने x कॉमन ले लिया तो x जब बाहर हो गया तो यहाँ से एक x बचा, यहाँ से माइनस ये वाला बचा, ये माइनस लगा दिया, और यहाँ से x चला गया तो बचा 3, तो मैंने 3 लिख दिया। फिर मैंने कहा अब इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे? तुमने कहा भैया देखो यहाँ x इसमें तो है पर इसमें x है नहीं, तो x तो कॉमन मिलेगा नहीं। अगर यहाँ से भी 2 कॉमन ले लें, तुमने कहा ये 2 कॉमन ले लो, तो देखो यहाँ से 2 तो खत्म हो गया, तो केवल x बचा, माइनस था माइनस लगा दिया। अब 2 का टेबल पढ़ो कि ये 6 आ जाए, 2 का टेबल पढ़ो कि ये 6 आ जाए। तो एक आदमी बोला भैया हमने पढ़ा है 2 3 6, 2 3 6, तो 3 आया, 3 यहाँ लिख दिया माइनस का 3। कोई समस्या? जो भी हम कॉमन लेते हैं उसका भाग बची हुई संख्या में कर देते हैं, जो भी हम कॉमन लेते हैं उसका भाग बची हुई संख्या में कर देते हैं। जैसे अगर हम इससे 2 कॉमन ले रहे हैं तो हमें इसके बटे में भी 2 कर देना है मन में, इसके बटे में भी 2, इसके 2 से ये 2 कट गया तो x बचा, x लिख दिया, माइनस था माइनस लिख दिया, इसके 2 से 6 को काटा, 2 3 6 3 आया, 3 लिख दिया। तो जो भी बचेगा वो ही हम कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब जो कॉमन लेंगे उससे हम उस संख्या में डिवाइड दे देंगे। बात आ गई समझ में? एक बार हाँ बोलेंगे जल्दी से भैया, बोलोगे आगे भैया बात समझ में, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो यहाँ से देखोगे तो x-3 यहाँ भी है, x-3 यहाँ भी है, तो इन दोनों से अगर हम x-3 कॉमन ले लें तो बोलोगे भैया हमने पढ़ा कि जो भी कॉमन लेते हैं उससे भाग दे देते हैं, तो इस पूरे में x-3 से भाग, इस पूरे में x-3 से भाग मन में, तो ये पूरा ख़त्म, ये पूरा ख़त्म। तो बचा यहाँ से x, यहाँ से +2, तो ये x+2 दूसरी जगह लिख दिया। तो एक हो गया x-3, एक हो गया x+2, ये हो गया मेरा आंसर। एक बार जल्दी से बताओ बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं भैया, अगला देखते हैं क्या पढ़ा हमने। जो पढ़ा वही समझाएंगे। इसका और इसका गुणा कराओगे कितना आएगा? बोलोगे भैया 12 × 15, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, 180। फिर 180 के फैक्टर कर लेंगे, मैं आपको अलग से करके दिखा रहा हूँ। बोलोगे भैया 2 से जाएगा 90 बार में, 2 से 2 के 45 दूना 90, 3 से 2 के 15 3 45, 3 से 2 के 3 5 15, 5 से 2 के 5 एकम 5। फिर जो भी आएगा, मैंने कहा आया कितना, 2, 2, 3, 3, 5, ये आया भैया। इनको जोड़ करके या घटा के क्या बनाना पड़ेगा, b यानी 11 बनाना है। तो आपने कहा भैया अगर हम देखो इसका गुणा करा लो, 2 दूनी 4, 4 पंचे कितना होता है 20, और ये 3 तिरका 9, लिख सकते हो कि नहीं? यानी हमें अगर ध्यान से देखा जाए तो हम 180 को ये भी लिख सकते हैं, हमें 180 लाना है ना, तो हम 180 को कैसे लिख सकते हैं? हम 180 को लिख सकते हैं कि 20 × 9, 9 दूनी 18 और 0 180 हो गया। तो इनका गुणा कराने पे 180 आएगा, लेकिन अगर हम इनको घटा दें 20 में से 9 तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। मतलब हमको 11 लाना है, तो 20 - 9 लिख सकते हैं। यानी हमने किया क्या, मैंने कहा इस वाले 5 को, इस वाले 2 को, इस वाले 2 को एक साथ ले लो, और ये वाले 3 और 3 एक साथ ले लो गुणा करा के। इनका एक साथ गुणा करा लो और इनका और इनका एक साथ गुणा करा लो। तो एक आ गया 20, एक आ गया 9, 20 में से 9 गया 11, और ऐसा कराया क्यों? क्योंकि प्लस माइनस करके हमको क्या लाना था, 11 लाना था। तो ये हमारा 11 आ गया। 11 की जगह 20 - 9 लिख दिया, इधर से माइनस का गुणा, इधर से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इधर से एक्स का गुणा आ जाएगा। तो ये 12x² - 20x + 9x - 15 = 0। ठीक है। फिर वही कॉमन बात, यहाँ से इसी चीज़ कॉमन लो जो दोनों के पहाड़े में आती हो। देखो एक तो x मिल जाएगा दोनों में, तो x ले लिया। 4 के पहाड़े में 12 भी आता है, 20 भी आता है, तो 4 × 12, 4 × 5 = 20, तो ये 4 × 12, 4 × 5 = 20, x से 1 बचा, यहाँ पे 2 थे, एक कॉमन लिया तो एक ये बच गया, यहाँ एक ही था पूरा बाहर आ गया तो केवल 5 बचा। ऐसे यहाँ देखो भैया 3x और 15 से क्या कॉमन ले लें? आपने कहा भैया 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, 15 भी आता है, तो 3 × 9, 3 × 5 = 15, 3 × 9, 3 × 5 = 15। इन दोनों से क्या कॉमन लें? तो भैया 3x - 5, 3x - 5 कॉमन है, अलग लिख दो। बचा क्या, 4x + 3, ये 4x + 3 दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। यही मेरा आंसर हो गया। तो कुछ भी नहीं है, बड़ा सरल है, बेसिक है एकदम, बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के तरीके कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, विस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड भी है। अगर आपके में जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊँगा, बस इसलिए वैसे में नहीं है तो नहीं बताऊँगा। ये मैं आपको सारी बताता हूँ। 1 मिनट में आता हूँ, मैं पानी ले लूँ, ठीक है? तब तक आप इतना नोट करिए जल्दी।
है कहाँ? तो नीचे रखो तो। चलिए दोस्तों, वापस आ चुका हूँ मैं। एक तो लाइट चली गई है तो थोड़ी सी समस्याएं आ गई हैं बीच में। चलिए, फिलहाल हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसकी मैक्सिमम घात जो होती है वो 2 होती है। दो चर वाले समीकरण को सॉल्व करने के लिए, दो चर वाले रेखीय समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे द्विघात समीकरण जो है हटा दीजिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं। चलिए, पहली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि। जिन्होंने कभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आ जाएगा। बस करना क्या है, थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस बना करके रहिएगा, ठीक है? आपको चीज़ें सारी समझ में आएंगी। भैया, प्रतिस्थापन विधि वह विधि होती है जिस विधि में किसी भी चर में पूरा का पूरा डेटा जो है वो एक चर में कर लेते हैं। किसी एक चर में हम पूरा का पूरा डाटा कर लें अगर, तो उसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जिस विधि में किसी भी चर को एक चर में पूरा का पूरा डाटा कर लें, पूरी की पूरी इक्वेशन का एक चर में मान कर लें। जैसे क्या हुआ देखिए, मतलब समझिएगा। अगर मैंने कहा 3x + y बराबर 7 है, सॉरी x + y बराबर 7 है और 3x - 2y बराबर 11 है, तो अगर हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को एक चर के बराबर कर दें, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पूरी इक्वेशन में अगर मैं x को यहीं रखूँ और इस प्लस y को यहाँ से उठा करके दूसरे साइड फेंक दूँ तो ये -y हो जाएगा। तो हमसे एक आदमी आके बोला भैया ऐसा क्यों किया? मैंने कहा ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो हमारा x है वो बराबर हो गया है अब 7 - y के। यानी अगर हम इस प्लस y को उधर से इधर भेज देंगे तो यहाँ से बचेगा x बराबर 7 - y। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई, हाँ या ना? फिर आके भैया एक लोग हमसे पूछ रहे हैं कि एक बात भैया ये बताओ ऐसा हमने क्यों किया। ये वाली बात भी आती है कि चलिए बाकी हमने किया तो समझ में आ रहा है कि हमने किया, बट ऐसा हमने किया क्यों, इसका रीज़न क्या है? तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई बड़ी सिंपल बात है, आप ये समझो अगर आप पूरा का पूरा डाटा एक चर में करना चाहते हो तो सारे मान आपको एक चर में ही पता होने चाहिए। मतलब हमने अगर यहाँ पे x का मान निकाल लिया तो अब हमें कहीं भी दुनिया में x दिखाई पड़ेगा, उस x की जगह हम 7 - y लिख सकते हैं। उस x की जगह हम 7 - y लिख सकते हैं। बात आई समझ में? बोला हाँ भैया, मतलब क्या है? हमने कहा जैसे यहाँ से अगर हमने x का मान निकाल लिया 7 - y, तो जब दूसरी इक्वेशन में हमें यहाँ x लिखा दिखेगा तो हम इसको x ना देख करके हम इसको देखेंगे भैया 7 - y। हम दूसरी जगह वाले x को x ना मान के अब क्या मानेंगे? 7 - y मानेंगे। तो ये वाली बात आपको समझ में आई कि पूरे डाटा में हमने क्या किया? हमने कहा कुछ नहीं करना है, जो पहली इक्वेशन दी है उसमें हम चाहे पूरा मान y में निकाल लें चाहे पूरा मान x में निकाल लें। अगर हम यहाँ चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि y बराबर 7 - x। क्यों भैया? x को इधर भेज दें, y को यहीं बना रहने दें, तब भी कोई मतलब नहीं। अब हमने जब y में बदला तो हमें दुनिया में कहीं भी जब ये y दिखाई पड़ेगा दूसरी इक्वेशन में, इसी से रिलेटेड इक्वेशन हो, वहाँ पे हमारा y का मतलब क्या होगा? 7 - x होगा। तो दोनों में से आप जो चाहो उसे परिवर्तित कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? कोई समस्या किसी को? अब देखो, अगर आप चाहो तो मैं इसको इक्वेशन को आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए भैया इक्वेशन क्या दी? इक्वेशन हमने दी कि x + y बराबर 7 और 3x - 2y बराबर 11। एक बार इक्वेशन बस भैया मैच कर लें। क्या इक्वेशन हमारी यही है? कुछ अलग तो नहीं हमने लिख दिया?
ये देखना थोड़ा सा ज़रूरी मेरे लिए है बस। तो हमने कहा भैया x प्लस वाई बराबर 7 और 3x माइनस 2y बराबर 11। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं मेरे भाई, ठीक है, कोई भी समस्या इसमें नहीं है। तो हमने कहा अगर ये इक्वेशन हमने लिख ली तो हमें ये पता चल गया कि भैया या तो हम पहली वाली इक्वेशन में लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 7, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 7, ये प्लस वाई उधर भेज दोगे तो माइनस का y हो जाएगा, यानी 7 बराबर हम लिख सकते हैं x बराबर हम लिख सकते हैं 7 माइनस वाई। कोई दिक्कत बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसका क्या होता है तो सुनिएगा ध्यान से, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे हम 7 माइनस वाई लिख सकते हैं। मतलब ये जहाँ पे x लिखा है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में 7 माइनस वाई, बाकी का माइनस 2y माइनस का 11। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी एक चर में हो गई है। कैसे में हो गई है, एक चर में हो गई है। मतलब पूरी इक्वेशन हमारी केवल और केवल y में हो गई है, x का काम खत्म हो गया है। अब आप बोलोगे भैया 3 का गुणा अंदर करोगे तो 3 सत्ते 21 माइनस 3 गुणा y 3y, फिर माइनस का ये 2y और ये बराबर भैया 11। बोलोगे भैया ये हो गया 21 माइनस ये 3 और ये 2 ये 5y हो गया और बराबर मेरा ये भैया 11। आपने कहा भैया माइनस 5y को इधर भेज दो तो प्लस 5y हो जाएगा, ठीक है, इधर 21 लिखा था, इस प्लस के 11 आगे कोई नहीं तो प्लस होगा, प्लस के 11 को इधर भेज दो तो ये माइनस का 11 हो जाएगा। 21 में से 11 चले गए, कितने बचे, बोलोगे भैया 10 बचे। 10 बराबर इधर कितना है 5y, y के साथ 5 गुणे में लगा, इधर भेजो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ से हटाओ यहाँ भाग में लगा दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, y बराबर कितना आ गया 2 आ गया, y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब आपने कहा भैया हमें पता है कि x बराबर मेरा कितना था, x बराबर मेरा 7 माइनस वाई था, x बराबर मेरा कितना था 7 माइनस y के बराबर कितना आ गया है 2 आ गया है, तो y की जगह 2 लिख दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 में से 2 चले गए 5, तो x बराबर 5 है और y बराबर 2 है। यही मेरे उत्तर हो जाएंगे, यही मेरे उत्तर हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ से ये क्वेश्चन उठता है कि भैया आपने अपने हिसाब से यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 7 में आपने अपने हिसाब से यहाँ पे x बराबर 7 माइनस वाई मान लिया। अगर मैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन को y में मान लेता तो क्या आंसर सेम आता? क्वेश्चन आना चाहिए आपके मन में कि भैया अगर मैं इस पूरी बात को, जो भी आपने ये मुझसे बताई है बात, मैं इस पूरी बात को ये मान के चलता हूँ कि आपने तो भैया x को माना है, पर मैं भैया अगर चाहूँ तो y को मान लेता, तो क्या मेरा आंसर सेम आता? तो मैं आपसे बोलूँगा कि हाँ भैया आपका आंसर फिर भी 100% सेम आता, कुछ भी परिवर्तन होने वाला उसमें नहीं था। क्योंकि हमें ये पता है भैया कि x प्लस वाई बराबर अगर 7 है और आप पूरी इक्वेशन को x में ना बदल के y में बदलोगे तो y बराबर आप बोलोगे 7 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। y का मान यहाँ से निकालना है तो x उधर चला जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, तो y बराबर 7 माइनस एक्स हो जाएगा। हमने क्या करना है, अब पहले मैंने x बराबर 7 माइनस वाई लिखा था, तो जहाँ जहाँ हमें x मिलेगा वहाँ हम 7 माइनस वाई लिख देंगे। लेकिन जब हम y बराबर 7 माइनस एक्स कर रहे हैं तो अब हमें जहाँ जहाँ y मिलेगा वहाँ पे हम 7 माइनस एक्स कर देंगे। मतलब वही इक्वेशन जो लिखी थी 3x माइनस 2y बराबर 11, भैया उस बार हमने x की जगह लिखा था, इस बार हमें x का मान नहीं मतलब हमें y के मान से मतलब है, तो इस बार हम इस y की जगह लिख देंगे 7 माइनस एक्स। आगे कितना लिखा है माइनस का 2, इसके आगे कितना लिखा है 3x, तो इसके बराबर कितना लिखा है 11। कुछ नहीं किया है भैया, बस ध्यान से आप देखोगे तो आपको दिखेगा इस y की जगह पे, इस y की जगह पे 7 माइनस वाई कर 7 माइनस एक्स कर दिया। ऐसा क्यों किया है भैया, ताकि ये पूरी इक्वेशन अब की बार x में हो गई और पिछली बार y में हो गई थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में, कोई भी परिवर्तन आंसर में नहीं पड़ेगा। जो आंसर उससे आया था वही आंसर भैया इससे भी आएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा। आप बोलोगे भैया 3x को ऐसे लिख दो, माइनस को ऐसे लिख दो, 2 का गुणा 7 से होगा 2 सत्ते 14, माइनस का गुणा माइनस से करोगे प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा x से करोगे 2x हो जाएगा, बराबर में भैया 11 हो जाएगा। कोई समस्या बोलोगे कोई दिक्कत नहीं भैया। 3x और 2x जोड़ के हो गया 5x बराबर 11, माइनस का 14 यानी माइनस का 14 जो ये इधर लिखा था, अगर हम इसको बराबर के इधर भेज देंगे तो ये प्लस का 14 आ जाएगा कि नहीं, यानी उधर से आया इधर तो प्लस का 14 हो गया भैया। 11 और 14 कितना हो गया 25 हो गया, यानी 5x का मान किसके बराबर है 25 के बराबर है, यानी 5x का मान किसके बराबर है 5x का मान बराबर है 25 के। तो x का मान किसके बराबर हो जाएगा 25/5, क्योंकि इधर 5 गुणे में लगा है, उधर भेजोगे तो भाग में आ जाएगा। 5 से काटो 5 25, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया भैया 5।
y बराबर भैया कितना था 7 माइनस एक्स, वाई बराबर कितना था 7 माइनस एक्स, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस एक्स की जगह कितना लिख दोगे 5, क्योंकि x बराबर 5 आ गया है। 7 में से 5 चले गए कितने बचे 2, तो y बराबर कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 5। तो यहाँ पे भी भैया x बराबर 5 और y बराबर 2 आया है, और यहाँ पे भैया आपका x बराबर 5 और y बराबर 2 आया था। आपका जो मन करे दोनों में से, आप अगर चाहते हो कि मुझे परिवर्तित करना है x को, आप पूरी इक्वेशन x में कर लो। आप चाहते हो मुझे परिवर्तित करना है y में, आप पूरी इक्वेशन y में परिवर्तित कर दो। आपकी इच्छा, आपका मन, आपकी मर्जी। प्रतिस्थापन क्रिया आपसे सिर्फ इतना कहती है कि आपको पूरी की पूरी इक्वेशन किसी एक चर में ही परिवर्तित कर लेनी है। आई होप आपको प्रतिस्थापन क्रिया में अब कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने 3x माइनस वाई में x की जगह 7 माइनस वाई करके दिखाया। मैंने आपको यहाँ पे दोनों तरीके से समझाया है, ठीक है। मैंने आपसे ये भी कहा है कि आप उसे x बराबर मान सकते हो, मैंने आपको वो भी समझा दिया कि अगर हम y बराबर में मानेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो किस तरीके से हमारा मेरे भाई सोल्यूशन होने के बाद यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर x बराबर 5 और y बराबर 2 आया, आप ये बात समझ गए हो, ठीक है। इन्हीं के एक बड़े भाई हैं जिनको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन से हट के विस्थापन। ये बोलते हैं भैया किसी एक को समान करो और काट दो। विस्थापन क्या बोलता है कि किसी एक चर को समान करो और उसको क्या कर दो, गायब कर दो, मतलब काट ही दो। क्या कर दो भैया, काट ही दो, यानी उसको कट कर दो। कैसे कर सकते हैं देखो बड़े ध्यान से। अगर किसी ने आपसे कहा x प्लस वाई बराबर 7, 3x माइनस 2y बराबर 11, और सेम इक्वेशन को मैं आपको फिर से समझाता हूँ अपने उसी पेज पे जाके। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए भैया। इक्वेशन क्या थी आप याद रखिएगा। इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 7, 3x माइनस 2y बराबर 11। बड़े ध्यान से सुनना, किसी एक चर को समान करें। मैंने आप पे छोड़ दिया कि भैया आप x को सेम करना चाहते हो या y को सेम करना चाहते हो। एक इंसान आएगा खड़ा होगा, बोला भैया मैं तो चाहता हूँ कि आप y को सेम कर दो। दूसरा आया बोला भैया मैं तो चाहता हूँ आप x को सेम कर दो। मैंने कहा एक सिक्का उछालो x y में जो आए, तो आया भैया y को सेम कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, y को सेम करना है, y को सेम कर देते हैं। परेशान मत होना, अगर तुम x चाहो तो मैं x भी बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़रूरत नहीं है वैसे उसकी। आपने कहा भैया y को सेम करना है, यहाँ पे लिखा है y के साथ 2y और यहाँ पे y में लिखा है केवल y। ये आपस में सेम कैसे होंगे, जब ऊपर वाले में 2 से गुणा करा देंगे। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कराने पर ये x हो जाएगा 2x, ये y हो जाएगा 2y बराबर 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। और जब हमारा समीकरण 1, 2, 3 तैयार हो जाए तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का भी तरीका है, किसी एक को काटना है। कटता कब है, जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो यहाँ पे देखो ये 2y हमारा माइनस का है, ये 2y हमारा प्लस का है। तो अगर निशान अलग अलग हैं तो हम जोड़ेंगे। अगर ये निशान सेम होते, यहाँ पे भी 2y माइनस होता, यहाँ पे भी 2y माइनस होता। यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर निशान ये जिनको हम चिन्ह बोलते हैं समान है तो हम हमेशा घटाएंगे। अगर चिन्ह अलग या भिन्न है तो हम हमेशा जोड़ेंगे। तो बोलोगे भैया यहाँ पे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला 2y हमारा माइनस का है, ये वाला 2y हमारा प्लस का है, मतलब निशान जो है वो अलग अलग है। इसका मतलब दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को, 2 और 3 को जोड़ने पर। तो भैया जोड़ दो जरा। एक इक्वेशन है 3x माइनस 2y बराबर 11 और एक इक्वेशन है 2x प्लस 2y बराबर 14। दोनों को जोड़ दो। तो बोलोगे भैया देखो ये तो हो गया 2x 3x 5x, ये भैया ख़त्म हो गया क्योंकि 2y से 2y चला गया, ये माइनस है ये प्लस है, पूरा पूरा कट गया। यहाँ पे कितना बचा, 11 और 14 जोड़ के हो गया 25। तो देखो वही आ गया 5x बराबर 25। यहाँ से 5 इधर आ जाएगा, 25x बराबर 5। फिर y बराबर भी हम निकाल देंगे जैसे हमने पहले निकाला, y बराबर 2। तो x बराबर 5 और y बराबर 2 हमारा यहाँ से भी आ जाएगा। कोई समस्या है किसी को?
जल्दी से बोलो अगर है तो। देखो है तो है, लेकिन होनी नहीं चाहिए भैया, ठीक है, होनी नहीं चाहिए थी। अब एक इंसान आप में से वो भी होता है हमेशा जो आखिरी में आके बोलता है कि भैया मैं तो x को समान करता, मैं y को समान नहीं करता। तो उसके लिए देखना ज़रा, आपसे बोला गया x प्लस वाई बराबर 7, 3x माइनस 2y बराबर 11। मेरा वही वाला रूप आपको यहाँ देखने के लिए फिर से मिलेगा कि भैया x सेम करना है इस बार। क्या सेम करना है? x सेम करना है। तो बस इतना देखो कि यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे है x केवल 1। क्या है भैया यहाँ पे x? यहाँ पे x है 1। लेकिन अगर मैं आपसे नीचे वाले में कहूँ तो यहाँ पे मेरे पास x में क्या लिखा है, एक बार ध्यान से देखो, बोलोगे भैया 3। तो मैंने कहा 1 और 3 आपस में समान नहीं है। तो बताओ ज़रा इसे समान कैसे करेंगे? बोलोगे भैया कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 इसे मानो, समीकरण 2 इसे मानो। समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा करा दें तो वो हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 7 तिरका 21। इसे हम समीकरण 3 बना देंगे। अगर समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करा दें तो वो x जो है वो 3x हो जाएगा, और जब वो x मेरा 3x हो जाएगा तो मेरी वहाँ पे इक्वेशन में x का मान दोनों के लिए समान हो ही जाएगा। बात आ गई समझ में? फिर भैया हमने कहा समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल कैसे करेंगे? समीकरण 2 और समीकरण 3 में हम इस बार क्या करेंगे? तो एक इंसान आया, बोला भैया एक बात सुनो, आपने पिछली बार बताया था यहाँ पे मेरा 3x प्लस का है क्योंकि आगे कुछ नहीं लगा, यहाँ भी 3x प्लस का है क्योंकि आगे कुछ नहीं लगा, और आपने बताया कि अगर निशान हमारे समान होते हैं तो हमेशा घटाते हैं। तो यहाँ पे इस बार हमें क्या करना पड़ेगा? इसे घटाना पड़ेगा। तो हमने कहा भैया घटा दो, 3x माइनस 2y बराबर 11 और 3x प्लस 3y बराबर 21। इनको करना है माइनस, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, सारे निशान बदल गए। तो मैंने कहा जब बदल गए, देखो 3x से 3x घट के ये तो पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ भैया माइनस का 2y था, यहाँ माइनस का 3y हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो निशान माइनस का आएगा। ये 2 और 3 मिलके कितना हो गया? 5, और ये हो गया y बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा? बोलोगे भैया ये लिखा है 11, ये लिखा है 21, ये है प्लस का, ये है माइनस का, यानी घट जाएगा 21 में से। अब अच्छा सुनो, यहाँ पे जुड़ क्यों गया, ये समझ गया ना? क्योंकि जब निशान समान होते हैं तो हमेशा जुड़ता है। यहाँ पे भी देखो माइनस था, यहाँ पे भी हमेशा भैया माइनस था, तो ये आपस में क्या हो गए? जुड़ गए, ये आपस में जुड़ गए क्योंकि दोनों के निशान क्या थे? समान थे। बात आ गई समझ में? बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक बात और आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस का 21 लिखा हुआ है, मतलब 21 हमारे पास माइनस का है बड़ा, 11 हमारे पास छोटा। 11 21 में कौन सा बड़ा है? 21 बड़ा है। तो बोलोगे 21 के आगे माइनस लगा, इसका मतलब माइनस का आंसर आएगा। ये सीखो, जिसके आगे जो चिन्ह लगा होता है, जो बड़ा होता है, हमेशा आंसर उसी का आता है, माइनस हो या प्लस हो। अब मैंने कहा यहाँ पे देखो 21 में से अगर 11 चले गए तो कितना बचा? 10 बचा, ये हो गया 10। यानी मेरे पास जो आया वो ये आ गया कि भैया जो 5y है माइनस का, वो है माइनस 10 के बराबर। माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, 5y बराबर हमारा 10 आ गया। 5 इधर भैया गुणे में लगा है, अगर इधर गुणे में है तो दूसरे साइड अगर इसको ले जाएंगे तो किस में जाएगा? तो एक आदमी बोला भैया इधर गुणे में तो इधर जाएगा, तो भाग में जाएगा। किस में जाएगा? भाग में। 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, y बराबर कितना आ गया? 2 आ गया, और y बराबर 2 है तो x बराबर 5 आएगा। आप पहली इक्वेशन में रख के देख लो, उसने बोला था x प्लस वाई बराबर 7 है, y बराबर तो 2 आ गया, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की जगह 2 बराबर 7। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7, ये प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, 7 में 2 चले गए, 5 आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल सरल है। x बराबर 5, y बराबर 2 कैसे आ रहा है, कितने तरीके से सॉल्व हो सकता है, आपको कौन कौन विधियाँ देखनी है? प्रतिस्थापन बता दिया, विस्थापन बता दिया, दोनों विधियाँ आपको मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से दोनों को मान ले के बता दी हैं। यानी मैंने एक बार x को भी माना और एक बार y को भी माना है। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए भैया, बात आ गई समझ में? ये वाली मैंने आपको बता दी और ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कुछ युगपत समीकरण बनाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। युगपत समीकरण में वो समीकरण हम बनाते हैं जो हमको इक्वेशन की तरह बोले जाते हैं, पर हमें बनाना होता है उनका समीकरण। हमें बनाना होता है समीकरण और हमसे वो चीज़ें केवल बोली जाती हैं, हमसे वो कहानी की तरह बोल देते हैं, पर हमें वो करना होता है उसको सॉल्व। भैया क्या करना होता है? हमें उसको सॉल्व करना होता है। आई होप सो आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर हमें किसी चीज़ को बोला गया है और हमें उसे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो समझ रहे हो ना आप बात मेरी कि अगर हमसे कुछ बोला गया हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे? एक बार जल्दी से बोलेंगे भैया।
कि हमसे कुछ बोला गया और हमें करना है उसे सॉल्व। है कोई शेर जो आंसर बताए इसका? तो आज ठीक है, देखो सुनना बड़े ध्यान से। आपसे इसमें एक इक्वेशन बोली जाती है, आपको उस इक्वेशन को हल करना होता है। किसी ने आपसे आके बोला, आपसे क्या बोला कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका क्या होगा। 1 सेकंड रुकिएगा, लाइट नहीं आ रही है तो कई सारी समस्याएं हैं। कैसे कैसे करके मुझे मेंटेनेंस बनाना पड़ रहा है आज। चलिए भैया ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, कैसे करोगे? कैसे कर पाओगे इस सवाल को बताओ जरा। ना तो आपको पिता की उम्र पता, ना तो आपको पुत्र की उम्र पता, तो किसकी 5 गुनी, किसकी 3 गुनी, किसको 5 साल पहले, किसको 3 साल पहले। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ कि आपकी उम्र आज से 2 वर्ष पहले, आज से 2 वर्ष पहले कितने वर्ष की थी, ये आप कब बता पाओगे? आप बोलोगे जैसे मान लो भैया अगर अभी हम 18 साल के हैं तो 2 साल पहले 18 माइनस करेंगे 16 साल के होंगे। लेकिन ये तब बता पाओगे जब आपके पास ये वाला डाटा होगा कि आज आप कितने साल के हो। एक बार ये भी तो सोचने की कोशिश करो, ये आप तभी बता पाओगे जब आपके पास ये वाला डेटा होना चाहिए कि आज आप कितने साल के हो। अगर ये नहीं पता होगा भैया तो आप थोड़ी बता पाओगे कि आज से 2 साल पहले आप कितने साल के थे, अगर आपके पास ये वाला डेटा ना हो। तो ये बताने के लिए आपको पहले अपनी उम्र पता तो होनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए हम करते हैं कि भैया माना, पहले तो मानना पड़ेगा कि पिता की वर्तमान उम्र x साल की है और पुत्र की वर्तमान उम्र हमारी y वर्ष की है। अब अगर वो हमसे कहता है कि आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले पिता कितने साल का होगा, x माइनस 5 साल का, क्योंकि 5 साल पहले 5 साल छोटा होगा। पुत्र 5 साल पहले कितने साल का होगा, y माइनस 5 साल का, है कि नहीं। फिर भैया अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी के बराबर है, अगर उसके पुत्र की आयु को 3 गुना कर दिया जाए तो वो पिता की उम्र के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई जो है वो बराबर हो जाएगा 3 ब्रैकेट में y माइनस 5 के। मतलब 5 साल पहले पिता की उम्र बराबर होगी 3 गुने 5 साल पहले पुत्र की उम्र के। तो देखो क्या ये इक्वेशन जो मैंने बनाई, ये इक्वेशन आपको समझ में आई? क्या मैंने जो इक्वेशन बनाई वो इक्वेशन आपके समझ में आई? ये वाली इक्वेशन आप समझ गए कैसे बनी? जो उसने बोला बस मैंने वही कर दिया। उसने मुझसे कहा कि 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी, तो 5 साल पहले पिता की उम्र कितनी होगी, 5 साल पहले पुत्र की उम्र कितनी होगी, ये निकाल लें। उसके बाद एक का 3 गुना करें, दूसरे के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बोलोगे हाँ बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गया भैया, 1% की भी प्रॉब्लम मुझे इसमें नहीं है। तो बस जल्दी से बोलेंगे मेरे साथ, मेरे भाई मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मित्र, यार। तो आप बोलोगे भैया आपने जो बताया उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सोल्यूशन बताया गया है कि पिता की उम्र x माइनस 5, पुत्र की उम्र y माइनस 5। प्रश्नानुसार उसने जो बोला कि x माइनस 5 पिता की उम्र जो है वो 3 गुनी हो जाएगी y माइनस 5 पुत्र की उम्र के। फिर इनको सॉल्व करके इक्वेशन बना लेंगे। ये वाला बच्चों का गेम है, मुझे खुद पता है। ये वाला बच्चों का खेल है, मुझे खुद पता है। ये तो मुझे नहीं करना, सॉल्व तो मैं कर चुका हूँ, क्योंकि मैं पीछे आपसे भी यही पढ़ रहा हूँ कि कैसे समीकरण को सॉल्व किया जाता है। इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन 2 कहाँ से बनी होगी? इक्वेशन 2 के लिए उसने नीचे बोला है। नीचे क्या बोला, बड़े ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएंगी चीज़ें आपको समझ में तभी आएंगी जब आप बहुत मन से इन्हें समझोगे, वरना ऊपर से जाएंगे। ठीक है, समझने वाली बात है भैया। समझने वाली बात क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि आपने वर्तमान उम्रें तो मान ली। अब बताओ अच्छा 10 साल बाद पिता की उम्र कितनी होगी? आज पिता x साल का है, 10 साल बाद x प्लस 10 साल का होगा। 10 साल बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? आज y साल का है, 10 साल बाद y प्लस 10 साल का होगा। और
आयु जो है वो दोगुनी के बराबर रह जाएगी। किसकी? पुत्र की उम्र पिता की उम्र के दोगुनी के बराबर। मतलब ये बराबर हो जाएगी कब? जब पुत्र की उम्र की दोगुनी कर दी जाए। तो क्या ये इक्वेशन नहीं बन गई? x + 10 बराबर 2 गुणे y + 10, x + 10 बराबर 2 गुणे y + 10। तो क्या सेकेंड इक्वेशन हमारी ये नहीं बन जाएगी x + 10 बराबर 2 गुणे y + 10? देखो ये मैंने आपको बताया कि 10 साल बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? x + 10। 10 साल बाद पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी? y + 10। क्योंकि अगर आज x साल का है तो 10 साल बाद x + 10 साल का हो जाएगा। क्योंकि आज अगर x साल का था तो 5 साल पहले x - 5 साल का था। ये सब बातें हम लोगों ने अभी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो भैया ये आपका युगपत समीकरण होता है। यहाँ से हमने समीकरण 2 बना दिया और समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमें बस ये देखना होता है कोई भी एक चर x या y वाला सेम कर लो, उसके बाद उसे काट दो, दूसरे का मान निकाल लो। यानी जब हमारे यहाँ से समीकरण बन जाएंगे तो वहाँ से हमें वही इक्वेशन 1 और 2 जो फाइंड हो जाएगी, वहाँ हमें घूम फिर के करना कुछ नहीं, बस वही करना है कि समीकरण को सॉल्व करके बस हमें करना क्या है? x का मान और y का मान निकाल लेना है। x का मान और y का मान क्या करना है? निकाल लेना है। बात समझ में आ गई? देखो वही हमने यहाँ पे विस्थापन विधि लगाई जो मैंने आपको ऊपर सिखाई है। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ टारगेट इतना है कि आपको कैसे युगपत समीकरण समझाया जाए। युगपत समीकरण समझना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। कुछ फार्मूले भी देख लेंगे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन भैया आपसे डायरेक्ट पूछा गया है। जैसे आपको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो एक्चुअल में a² + b² + 2ab के बराबर होता है। यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर √2 + 1/√2 का स्क्वायर किया जाए तो इसका मान क्या है? आंसर है 4/1/2। ये आंसर है इसका। ये आपको MCQ फॉर्म में पूछा गया 2023 या 25 वाले क्वेश्चन में, पेपर में। तो आपसे याद रखिएगा, इसको बड़ा सरल होता है करना। आपको इसका होल स्क्वायर कर देना है। आपको पता पहले a² करना है, यानी पहले इसका स्क्वायर किया, फिर b² करना है, फिर इसका स्क्वायर किया, फिर 2ab करना है तो 2 × a × b किया। देखो ये √2 से √2 कट गया, यहाँ बचा केवल 2। यहाँ पे √2 का स्क्वायर करो 2 हो गया, प्लस यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर किया 1/2 हो गया। पहले यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया, 2ab में 2 बचा तो 2 लिख दिया। हमने कहा ये 2 और 2 4 हो गया और ये आधा हो गया तो ये हो गया 4½ कोई समस्या? इसे 9/2 भी बोल सकते हैं, 4 सही 1/2 भी बोल सकते हैं। तो आप चाहे 9/2 लिखो चाहे 4 सही 1/2 लिखो, दोनों आंसर ही बातें बराबर है। 4.5 का मतलब ये होता है 9 का आधा। तो ऑलरेडी हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं मैं समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ याद रखिएगा, आपको अगर √2 का स्क्वायर करने पर 2 क्यों आया, 1/√2 का स्क्वायर करने पर 1/2 क्यों आया, ये भी कन्फ्यूजन है। तो आप इस क्लास के फर्स्ट वाले पार्ट को देखो। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये चीज़ें बड़े ही मन से आराम से समझाई हैं। a² - b² क्या होता है? a² - b² भैया होता है एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। यानी अगर यहाँ पे +2ab हो जाएगा तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, और अगर यहाँ पे -2ab हो जाएगा तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। यानी यहाँ का माइनस इस 2ab से पहले और यहाँ का प्लस इस 2ab से पहले लग के परिवर्तन करता है, बाकी सारा सेम ही रहता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 के मॉडल पेपर लायक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, वो क्वेश्चन मेरे भाई है 1 + 1/tan² θ + 1/1 + cot² θ बराबर 1 प्रूव करना है, या 1 आंसर इसका आएगा, ये आपको लाना है। इसके बराबर आपको लिख के भी दे सकता है, सिद्ध करो बराबर 1। याद रखना, मैंने आपको बताई भी हैं चीज़ें, उसी के हिसाब से ये होंगी। 2 सर्व समीकरण आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री की बताई, उनसे ये लगेगा। एक मैंने आपको बताया कि sec² θ - tan² θ बराबर 1। अगर यहाँ से मैं इस tan² θ को उधर लेके चला जाऊँ तो ये हो जाएगा sec² θ बराबर 1 + tan² θ, क्योंकि इधर -tan² θ था, उधर आएगा तो +tan² θ हो जाएगा। तो यानी हम ये बोल सकते हैं भैया कि जहाँ पे 1 + tan² θ है, जहाँ पे 1 + tan² θ है वो किसके बराबर होगा? sec² θ के बराबर होगा। यानी जहाँ पे ये 1 + tan² θ लिखा है, हम चाहें तो इस वाली चीज़ को, भैया कौन चाहे, अगर हम चाहें तो इस वाली चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? इस वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं 1/sec² θ। हाँ या ना? क्योंकि ये sec² θ के बराबर है। इसी प्रकार एक दूसरी सर्व समीकरण मैंने आपको पढ़ाई थी कि cosec² θ
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर मान निकालें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको बड़े ही आराम से पढ़ाएंगे कल की क्लास में, ठीक है, इस वजह से अभी थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम एक्चुअल में देखना चाहें तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ पे हम लिख सकते हैं मेरे भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यानी ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको हमारी बातें याद हैं तो आपको ये भी याद होगा कि ये उल्टा होने पे क्या बनाएंगे, ये उल्टा होने पे क्या बनाएंगे। यानी अगर आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आपको याद होगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तीसरी सर्वसमीका ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी और पहली ये थी। पहली हमने निकाल दी और दूसरी तीसरी से हमने इसको सॉल्व किया। यानी जो तीनों सर्वसमीकाएँ आपको पढ़ाई हैं, 3 की 3 जो मैंने आपको सर्वसमीका पढ़ाई हैं, ये पूरा क्वेश्चन उन तीनों सर्वसमीकाओं से ही होना था। कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत आपको नहीं थी। जल्दी से बोलेंगे एक बार जल्दी से बोलेंगे कि भैया ये बड़ा ही सिंपल था, इसमें किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। जो सर्वसमीकाएं हम लोगों ने पढ़ी थी बस उन्हीं का प्रयोग इसमें करना था। ठीक है, देखिए मैंने आपको बता भी यहाँ पे वही दिया, मैंने आपको पूरा करके ही दिखा दिया है कि ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भैया हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1। कल की क्लास नहीं देखी है तो ये वाली चीज़ आपको थोड़ी समझ में नहीं आएगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर अपने 3D के बारे में थोड़ा सा, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे भैया बेलन और शंकु के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, बात करेंगे बेलन और शंकु के बारे में भैया। चलिए बेलन और शंकु के बारे में भैया ध्यान से सुनिएगा। बेलन और शंकु तो 3D आकृतियाँ होती हैं और इनमें हमें कई सारी चीज़ें जो कि याद करनी पड़ती हैं, वो याद करने की ज़रूरत है नहीं, बड़ा बेसिक होता है। अगर आपको कभी भी इस तरीके की आकृति में वक्र पृष्ठ पूछा जाएगा, वक्र पृष्ठ, तो हमें आधार का परिमाप और उसमें गुणा करा दूँ ऊंचाई का, तो ये निकल आता है। और अगर हमसे पूछा जाता है वॉल्यूम यानी आयतन, तो हमें करना है आधार का क्षेत्रफल यानी एरिया, उसमें गुणा करा दो हाइट का। तो 2 तरीके की चीज़ें हमें ज़्यादातर पूछनी होती, कभी आयतन और कभी वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ के लिए हमें आधार के जो आधार बना होगा, यानी आधार वर्गाकार हो, त्रिभुजाकार हो, ठीक है, शंक्वाकार हो, शंक्वाकार मतलब नीचे वृत्ताकार हो, तो वृत्त का हम परिमाप निकाल के अगर उसमें गुणा कराते 2 पाई आर में, अगर हम एच का गुणा कराएंगे तो 2 पाई आर एच बन जाएगा और वो हमारी हो जाएगी हमेशा क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर हमसे कोई पूछता है कि बताओ आयतन क्या होगा, तो बोलोगे आधार अगर वृत्त है भैया तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में अगर हम एच के गुणा करा देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा भैया। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूले इनके देख लेने हैं। तो भैया नंबर 1 पे अगर हम बात करते हैं बेलन की, किसकी बात करते हैं, बेलन की, तो बेलन में भैया पहला फार्मूला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट एच, 2 पाई आर एच। पाई का मान याद रखेंगे, पाई का मान 3.14 होता है। पाई का मान हम लोग 22/7 भी लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मान होते हैं। आप आंसर वैसे कोशिश करना कि इस वाले में ही निकालना, आंसर 22/7 से ही निकालने की कोशिश करना। भैया अगर बात करते हैं हम लोग आयतन की, तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान सबके लिए समान ही रहेगा, 22/7 या 3.14। बात किया जाए अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अगर हम किसी के पृष्ठीय क्षेत्रफल में शेष भाग का, आधार का और जो अपर पार्ट यानी उसके शीर्ष का क्षेत्रफल भी जोड़ देते हैं, तो वहाँ पे हमारा कहलाता है उस पूरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। कैसे काम करता है ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बार बड़ा ध्यान से देखिएगा। आपसे मैंने कहा कि भैया किसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपने कहा भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि ये वाला जो पृष्ठ है इसका, ये वाला पृष्ठ,
इसका मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरा ऊपर ऊपर, मतलब अगर मैं पेंट इसमें करना होगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पे पेंट करेंगे, ये पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। फिर मैंने आपसे कहा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना है, तो एक इंसान आया बोला भैया बड़ा सरल है, ये तो हम लोगों ने 2πr/h कर दिया था, ये देखो हमने निकाला भी था शुरुआत में। लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम तब मानते हैं जब हम उसके ऊपर का ये जो खोपड़ी है उसकी, इसको भी रंगें, और नीचे जो ये तली है इसको भी रंगें, मतलब ढक्कन को भी छेद कर दें, रंग दें, और नीचे वाले आधार को भी रंग दें। तो भैया बोलोगे ये तो नीचे वृत्त होता है यानी πr², और ये ऊपर वाला भी क्या होता है πr², तो यानी टोटल 2πr² और इसमें करना पड़ेगा। तो इसी में अगर हम 2πr² और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में h + r, ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 कॉमन था, पाई कॉमन था, r कॉमन था, 2πr कॉमन था, यहाँ पे h बचा, यहाँ पे 2 r थे, एक r कॉमन लिया तो एक r बचा, वो ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया TSA का। आपको बात समझ में आ गई TSA का फार्मूला बना कैसे, आपको ये पता चल गया कि TSA एक्चुअल में होता क्या है। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी जो चीज़ें बच रही हैं उनको भी अगर हम पेंट कर दें या उनका भी हम संबंधित क्षेत्रफल निकाल लें तो हम उसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। बड़ी सिंपल बात है। अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया पाई का मान 22/7 ले रहे हैं, ठीक है। शंकु की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे शंकु में याद रखिएगा, एक ये तिर्यक ऊंचाई यानी स्लांट हाइट होती है, ये सीधी वाली h हाइट होती है, नीचे ये रेडियस r होती है। यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से मिला दें आधार से तो ये भैया एक समकोण त्रिभुज बनाता है, जिसमें स्लांट हाइट जो है ये कर्ण का काम करेगी, जो मैंने पाइथागोरस आपको पढ़ाया है, ये लंब का काम करेगी, और ये नीचे जो है ये आधार का त्रिज्या काम करेगी। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि L बराबर √h² + r², ये वही है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का √ यानी वर्गमूल। तो ये वही फार्मूला यहीं से बन के आया है जो मैंने आपको पाइथागोरस पीछे पढ़ाया था। तो इसे भी याद रखेंगे, कभी कभी स्लांट हाइट पूछे तो आप निकाल सकते हो। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है πrl, आयतन होता है 1/3 πr²h, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr ब्रैकेट में L + r, उसका होता है 2πr ब्रैकेट में h + r, इसका होता है πr ब्रैकेट में L + r। और एक फार्मूला अपनी स्लांट हाइट का भी याद रखिएगा कि L बराबर √h² + r²। कोई समस्या, ये वाला भी याद आपको रखना है मेरे भाई। क्या कब निकालें ये क्लास में बता देंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें चीज़ें रिलेटेड वाली समझाते चले जाएंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको प्रश्न दिया गया है, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 2025 का, एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है। एक बेलन की ऊंचाई आपको 18 सेंटीमीटर दी है, त्रिज्या आपको 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA निकालना है। आपको पता है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²h। गलत है भैया, ये नहीं होता है, ये क्या कर रहा हूँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, आपसे आयतन पूछा था इसमें, सॉरी भ्राता, क्वेश्चन गलत नोट हो गया है। त्रिज्या आयतन बताया था, इसका आयतन निकालना था। क्या निकालना था भैया, आयतन बताइए था क्वेश्चन। तो भैया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, आयतन बराबर क्या है, ये नोट्स गड़बड़ हो गए हैं किसी से। आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, पाई की जगह 22/7, r² की जगह 2 जगह भैया देखो 10.5 लिखा है, 10.5 को अगर परिवर्तित करो, पॉइंट हटाओ, 1 लिखो, 1 अंक था 0 बढ़ा दो, ये हो गया 10/5/10, ठीक है। कितना होगा 105/10, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21/2 आ गया। तो हम यहाँ पे r² को लिख देंगे 21/2 × 21/2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 7 से 21 कट जाएगा, 7 × 21 3 बार में, तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है भैया। फिर भैया का 2 से क्या कटा, 2 से 22 कटेगा 11 बार में, ऊपर हो जाएगा 18 × 21 × 11, नीचे हो गया 7 × 2, 2 से भैया इसको 18 काट दो, 9 बार में चला जाएगा, 11 × 99, 99 × 21 हो गया। ये क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। ओके, वेट, मैं समझ गया हूँ क्या है आंसर। जो आपको इसमें निकालना था उसमें आपको पाई का मान नहीं रखना था, आंसर पाई में आ रहा है, तो इसको मत छुओ, इसको पाई ही लिखा रहने दो, बाकी को छुओ, 21/2 को छुओ, इस वाले 21/2 को छुओ, और इस वाले 18 को छुओ। 2 से काटा, 2 × 9 = 18, 9 आ गया। यहाँ से मेरे भाई क्या आ जाएगा, याद रखना, ये आ जाएगा आपका 21 × 21 × 9, कितना आ जाएगा, 21 × 21 × 9/2। तो
तो भैया 21 गुणे 21 441 और इंटू 9/2 पाई। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है, पता नहीं कैसे किया गया, ये क्वेश्चन ही पूरा गलत है। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है भैया वो गलत है। आंसर इसका जो आएगा वो आ जाएगा इसका 9 एकम 9, 9 चौको 36 हासिल लगाया 3, 9 चौको 36 और ये 39/2 इंटू पाई, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। 3969/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऊंचाई दी गई, वो गलत हो गया थोड़ा सा पक्का, इसमें कहीं ना कहीं जो है कुछ करने में गलती कर दी गई है। अकेले इंसान पर ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखो यार, लिखा 10 सेंटीमीटर लंबे, क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, 10 सेंटीमीटर लंबे तथा 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परिता घुमाकर बेलन बनाया जाता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। तो जब भी हम परिता घुमाते हैं, याद रखिएगा, परिता घुमाने का मतलब उसका स्थिर करके एक जगह पे वहीं पे ज़मीन में इसको गोल गोल घुमा देना, ना कि उसको फोल्ड कर देना। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। उसको हम घुमा के गोल नहीं कर रहे हैं, परिता घुमा रहे हैं, उसकी ज़मीन में एक एरिया बना रहे हैं। तो याद रखना, ऐसी कंडीशन में जो बेलन की ऊंचाई होगी वो हो जाएगी यहाँ पे इतने सेंटीमीटर लंबे इतने सेंटीमीटर चौड़े, आयत को लंबाई के परिता घुमा रहे हैं, तो भैया हमारी हो गई लंबाई, ये हो गई मेरी ऊंचाई h, और ये 7 जो है ये हो जाएगी मेरी त्रिज्या। जिसके परिता घुमाएंगे वो हो जाएगी ऊंचाई और दूसरी वाली हो जाएगी त्रिज्या। अब आपने कहा भैया हम करते हैं बेलन की ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, बेलन का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर h निकालना है। भैया रख दो, पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह 7 इंटू 7 इंटू एच की जगह 10, तो 7 7 49, 49 दामन 490, और ये वाला पाई वैसे लिख दो 490 पाई सेंटीमीटर क्यूब। याद रखेंगे कि जो आयतन होता है वो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब यानी इकाई वर्ग इकाई में आता है क्यूब, और जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा इकाई वर्ग होता है, स्क्वायर में आएगा, ये क्यूब में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो भैया, लिखा है कि नवीन जो है वो एक आयताकार कागज 7 गुणे 4 सेंटीमीटर को लंबाई के अनुदिश मोड़ करके, यहाँ पे मोड़ दे रहा है, वहाँ पे परिता घुमा रहा था, दोनों में अंतर है, घुमा देता है। उसके बाद बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब याद रखो, अगर किसी ने किसी कागज़ को मोड़ दिया, जैसे एग्जाम्पल में ये कोई कागज़ था और इस कागज़ को मैंने क्या किया, मैंने कहा यहाँ से ऐसे करके मोड़ दिया और इसको गोल बना दिया, तो ये कागज़ कैसा हो जाएगा, ये कागज़ हो जाएगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी से एक बार बोलोगे हाँ भैया। यानी इसकी जो लंबाई थी ऊपर वाली, ये अब ये हो चुकी है उस ऊपर वाले वृत्त की परिधि, यानी जो परिधि है वो अब क्या हो गई है, इसकी लंबाई थी ऊपर वाली। तो परिधि और लंबाई वाली बात आपको समझ में आ गई। 11 सेंटीमीटर उसकी जो लंबाई थी वो अब क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो बेलन की परिधि है वो 11 सेंटीमीटर, बेलन की जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हाइट अभी भी देखो उतनी है, ऊंचाई कोई परिवर्तन नहीं होगी, ये तो उतनी बनी रहेगी, ये वाली में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये जो सीधी थी अब ये गोल हो चुकी है, यहाँ पे ये गोल हो चुकी है, तो इस पर चेंज आएगा। ठीक है भैया, ये हो गई है परिधि। अब मैंने कहा कुछ ना करो, परिधि होती है 2 पाई आर बराबर 11 लिख दो। क्या कर दो, 2 पाई आर बराबर 11, यहाँ से आर बराबर निकालोगे तो बटे 2 पाई आ जाएगा। 2 यहाँ लिखा, 22/7/22 हो गया, उल्टा हो गया, 22/7 होता है, इधर जाएगा तो 7 ऊपर 22 नीचे। काटोगे भैया, जहाँ देखो 22 दूनी 2 बार में चला गया, ऊपर आ गया 7 और नीचे आ गया 2 दूनी 4, तो 7/4 मेरा यहाँ से क्या आ गया, 7/4 मेरी यहाँ से रेडियस आ गई। और जब हमें यहाँ से रेडियस पता चल गई है तो पाई आर स्क्वायर एच लगा के हम आयतन निकाल सकते हैं। पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर आर की जगह 7/4 का स्क्वायर इंटू एच की जगह 4। हमने कहा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 49, 4 चौके 16, 4 से काट देंगे 16 को तो 4 बचेगा, ऊपर आ जाएगा 49। तो आंसर आ जाएगा 49/4 पाई सेंटीमीटर क्यूब भैया। नेक्स्ट वन, जल्दी से आ जाओ शंकु पे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2022 या 23 में, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, आयतन बताइए। भैया मैंने आपको बताया भी कि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, √(h² + r²। इधर से अंडर रूट हटाओ तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर लग जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर लग जाएगा। फिर मैंने कहा यहाँ पे जो वैल्यू दी गई उनका मान रख दो। आपने कहा ठीक है भैया रखे दे रहे हैं।
एल स्क्वायर की जगह 10 का स्क्वायर, एच को वैसे लिख दो, आर की जगह 6 दे रखी है, तो ये 10 का 100 हो गया, 6 का 36 हो गया, 100 में 36 गए 64 बचा। इधर लगा था स्क्वायर, स्क्वायर इधर अंडर रूट में आ जाएगा, 64 का अंडर रूट होता है 8। यानी भैया जो 8 है वो हमारी हाइट निकल है। क्या निकल आई? हाइट। आयतन निकालना था, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 वैसे लिख दिया, पाई की जगह पाई लिख दिया, आर की जगह 6 दे रखा है, देखो ये 6 लिख दिया, 6 का स्क्वायर। और हमें एच निकालनी थी, एच हमारी 8 आ गई, तो एच हमने 8 लिख दी। सॉल्व कर लेंगे, 6 36 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 गुणे पाई गुणे 8/3। 3 से काटेंगे 12 3 36, 12 8 96, तो 96 पाई मेरा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमने क्या निकाला है? आयतन निकाला है। अगला क्वेश्चन है कि एक मदारी की टोपी कैसी होती है? शंक्वाकार ऐसी। यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा, ये किसकी वैल्यू दे रखी है? जल्दी से बोलो मेरे बेटे। लिखा है गोल सिरे का परिमाप। अरे ओम 56 सेंटीमीटर है, तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? एल पूछी गई है। आपको वैल्यू दे रखी है उसने पाई आर एल की। आपसे वैल्यू गोल टोपी का परिमाप यानी सिरा 2 पाई आर की वैल्यू ये दे रखी है। यानी वृत्त के नीचे ऐसा जो होता है, ये वृत्त ही तो होता है नीचे ये वाला हिस्सा, ये तो एक वृत्त है, वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि बराबर हमें दे रखी है 56 2 पाई आर। तो हमने कहा भैया 2 पाई आर बराबर अगर हम 56 लिख देंगे, 2 पाई आर बराबर 56 हो जाएगा। 2 से 56 को इधर काट देते हैं, 2 से 56 को 28 बार में चला गया। पाई को यहाँ से उठा के नीचे ले आओगे तो आर बराबर आ जाएगा 28/पाई। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई की जगह पाई लिखो, आर की जगह 28/पाई लिख देंगे, एल की जगह पे हमें पता नहीं निकालना है, एल लिख दो, बराबर 840 जो हमें दिया गया है उसमें क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल इतना है। भैया यहाँ पाई से ये वाला पाई खत्म हो गया, 28 इधर गुणे में था, 28 इधर आ जाए भाग में। 28 से काटो, 28 नहीं 84, एक ही जीरो था, जीरो लगा दो। 30 मेरी जो है वो तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब आप एक बात बताओ, अगर मेरे पास यहाँ पे इस कंडीशन में इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो आर का एक एग्जैक्ट मान हमें पता चल जाएगा, एल का मान हमें पता चल गया, और अगर हमें एच का मान निकालना हो तो हम बोलेंगे एच बराबर √(L² - R²). कैसे निकलेगा? जो हमने आपको पाइथागोरस पढ़ाई है उसी के हिसाब से आप अगर देखोगे वृत्त लंब आधार में अंतर, आधार में संबंध, तो आपको मिल जाएगा ये वाला। अब हम बात करेंगे भैया अगले चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है सर्कल। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आपके में बेहतरीन क्वालिटी के बनते हैं, एकदम मस्त मस्त वाले क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं भाई मेरे। चलो हेडिंग डालो जल्दी से। वृत्त में आपको क्या क्या जानना है? एक वृत्त बना है, याद रखिएगा वृत्त में एक केंद्र होता है, केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से जो संरचना बनती है उसे वृत्त कहते हैं। वृत्त के एक परिधि के एक कोने से दूसरे कोने तक छू के अगर हम कोई रेखाखंड खींचते हैं तो वो हमेशा जीवा कहा जाएगा। उसे क्या बोलेंगे? कॉर्ड, यानी जीवा होगी। जीवा ही आप याद रखिएगा, अगर वो केंद्र से होकर के जाने वाली जीवा, एक जीवा जो केंद्र से होकर के जा रही है, केंद्र के ऊपर से गुजर रही है, केंद्र था इसके ऊपर से निकल गई, तो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को हम व्यास कहते हैं। व्यास किसी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है, व्यास किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। व्यास को अगर आधा आधा कर दिया जाए तो 2 त्रिज्याएं बन जाती हैं, ये रेडियस हो जाती हैं। यानी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी जो है ये, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। तो भैया व्यास बराबर 2r होता है, r हमारी त्रिज्या होती है, परिधि हमारी 2 पाई r होती है। ये वाली बातें पढ़नी और जीवा हमारी होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे त्रिज्या से संबंधित कुछ बातें, बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से सुनिएगा। अगर आपसे बोला जाए कि किसी केंद्र से किसी जीवा पर एक लंब डाला जाता है, ये लंब डाला जाता है, तो ये इसको हमेशा आधा आधा, हाफ बांटता है। मतलब अगर ये पूरा ABC होता तो आप बोलते भैया कि AB बराबर BC हो जाएगा। मतलब ये इसको बराबर बराबर काटता। अगर ये 18 होता तो ये 9 होता, अगर ये 22 होता तो ये 11 होता। बात आ गई समझ में? ये अब हम अगर बात करें इससे इसको मिला दो, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? बोलोगे भैया ये त्रिज्याएं हैं,
केंद्र से लेकर के परिधि के कोने तक की दूरी त्रिज्याएं कहला रही हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके में डायरेक्ट बनते हैं, क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है भैया, जैसे क्वेश्चन देखो क्या बनता है आपके में। क्वेश्चन बना, पूछा गया, ये 2025 का है सॉरी, लिखा था कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी बतानी है 25 सेंटीमीटर, 2025 है। ठीक है, आपने कहा भैया एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या, यानी त्रिज्या इस जगह से लेकर इस जगह तक की दूरी ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है, ये दोनों तरफ 10 है। जीवा जो पूरी है ये 16 सेंटीमीटर की, मतलब जहाँ से हमने ये दूरी निकालनी है, केंद्र से लेकर के जीवा तक की दूरी निकालनी है, मतलब ये निकालनी है। ये निकालने के लिए याद रखिएगा, अगर ये हमने इस पर एक बाइसेक्टर डाला है, इसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये क्या डाला है भैया, लंब डाला है, ये लंबार्धक भी है। इसको आधा आधा काटेगा, मतलब पूरा था 16, ये हो गई 8 और ये वाली भी हो गई 8। अब किसको नहीं पता है कि भैया इसके अंदर अगर हम सिंपल सी पाइथागोरस लगा दें तो हमें ये पता है, ये निकालनी है, निकल आएगी। हमने डाला भैया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यही तो हमने पढ़ा है लाल बटे कक्का में। तो आप बोलोगे बस भैया यही वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे और यहाँ से हमें अपना पता चल जाएगा कि ओ स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, 64 इधर भी 2 माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 64 गए 36 बचे, 36 का अंडर रूट कर देंगे, ओ सी का निकल आएगा मान, ओ सी स्क्वायर बराबर 36 है, तो ओ सी बराबर अंडर रूट 36 यानी 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। ये बड़ा भैया सिंपल क्वेश्चन था और बड़ा बेसिक टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला और एक क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। बोल रहा है कि एक वृत्त की जीवा 6 सेंटीमीटर है, यदि उसकी वृत्त की केंद्र से जीवा तक की दूरी 4 सेंटीमीटर हो, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस त्रिज्या गायब कर दी इस बार। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया, हमें ये पता है कि केंद्र से लेकर जीवा तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है। हमको पता है कि पूरी जीवा जो है मेरे भाई वो कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की है। अगर पूरी जीवा 6 सेंटीमीटर की है तो ये आधा वाला हिस्सा कितने सेंटीमीटर का होगा, 3 का, और ये आधा वाला कितना होगा, 3 का। हाँ या ना बोलोगे, बिल्कुल सही बात है। हमने कहा हमें निकालनी है त्रिज्या, यानी ये निकालनी है, ये मतलब क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा ओ सी के स्क्वायर के और प्लस ए सी के स्क्वायर के। ए सी का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमें निकल के आ जाएगा ए ओ का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर हमें नहीं पता है भैया, ओ सी का स्क्वायर हमें पता है। ओ सी कितना है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओ ए सी कितना है, ए सी है हमारा 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना होता है 25, 25 बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर। तो ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25। 25 का मेरे भाई बाहर कितना आ जाएगा, 5 ही हो गया मेरा आंसर। जल्दी से बताओ कोई समस्या है तो उसका समाधान हो जाएगा, दिक्कत कोई भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। यहाँ हम लोग भैया क्या पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय और नियम होते हैं किसी वृत्त को सॉल्व करने के। उस वृत्त में संबंधित चीज़ें आती हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। पहले नंबर पर तो ये चक्री चतुर्भुज वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भैया, बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा, बड़ा प्यारा होता है कि कोई ऐसा चतुर्भुज जो किसी वृत्त के अंदर बना और उसके चारों कोने वृत्त की परिधि में छू रहे हों, वो हमेशा एक चक्री चतुर्भुज कहलाता है। किसी भी चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों को जोड़ने पे हमेशा 180 डिग्री हमें प्राप्त होता है। किसी भी चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों को जोड़ने पे उनका टोटल योगफल जो है वो 180 डिग्री प्राप्त होता है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिख दो यहाँ पे। कंफर्म होता है कि इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है भैया, अगले नंबर पे अगर हम बात करें तो जब किसी वृत्त में समान जीवाखंड, समान वृत्तखंड, समान त्रिज्याखंड, समान रेखाखंड के द्वारा, यहाँ से देखो, अगर कोण केंद्र पे कोण बनाया जाता है और दूसरा कोण हमारा कहाँ बनाया जाता है, परिधि पर बनाया जाता है, तो हमारे केंद्र पर बना कोण
परिधि पर बने कोण का मेरे भाई कितना होता है, 2 गुना होता है। मतलब अगर ये वाला 2 अल्फ़ा होगा तो ये वाला केवल अल्फ़ा होगा। ये वाला अगर 45 होगा तो ये वाला 90 होगा। ये वाला अगर भैया मेरे भाई 22 होगा तो ये वाला 11 होगा। मतलब ये 11 होगा, ये 22 होगा तो ये 11 होगा, तो 45 होगा तो ये 90 होगा। ठीक है, ये 2 गुना होता है, इस वाले का 2 गुना, ये उल्टा हो गया, ये 11 होगा तो ये 22 होगा। मतलब ये वाला अगर मैं मान लूँ कि मेरा जो है कितना है 72 है, तो ये वाला कितना होगा, बोलोगे भैया 36, क्योंकि इसका ये 2 गुना होता है। बात आ गई समझ में। तो समान चाप या वृत्तखंड से बने कोण जो होते हैं मेरे भाई वो कैसे होते हैं, बात समझ गए। समान चाप और वृत्तखंड के बने कोण के बाद हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनता है। वो होता है कि व्यास द्वारा बनाया गया कोण परिधि पर हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है मेरे भाई, 90 डिग्री का होता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि अगर वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है, और उस व्यास के द्वारा ऐसे करके कहीं पर भी एक एंगल बनाया जाता है, तो वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। अगर आप बोलो भैया यहाँ कर देंगे तो कितना होगा, तब भी 90 होगा। आप बोलोगे भैया अगर यहाँ कर देंगे तो कितना होगा, तब भी 90 होगा। मतलब ये सारे के सारे एंगल्स होंगे कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के ही होंगे। जल्दी से बोलिए, बात समझ में आ रही है। एक बार बोलेंगे कि हाँ भैया बात समझ में आ गई, जल्दी से। ठीक है ना भाई, ओके। इसके बाद भैया क्या है, इसके बाद ये है कि परिधि पर कोई जीवा की जीवा से हम जितने भी कोण बना पाएँ वो सारे के सारे कोण, भले मैं ऐसे बना दें, भले मैं ऐसे बना दें, भले मैं ऐसे बना दें, किसी समान वृत्तखंड से, समान पॉइंट से कितने भी एंगल आप इसमें बना लो, यहाँ 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 कहीं पे भी बना दो, सबका मान भैया क्या होगा, आपस में समान होगा। जैसे जो हमने बनाया, मान लेते हैं इसका नाम 1 है, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, तो यहाँ पे 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4 बराबर 5 बराबर 6, ये सब आपस में क्या होंगे, समान होंगे। सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इससे बाहर भी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आने के चांस अगर आप कोई पूछना चाहता है कि है या नहीं है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ भैया, इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, जैसे कि आप अगर क्वेश्चन देखने की कोशिश करोगे, आपको महसूस होगा कि आपने जो पढ़ा आपको कितना आया। आप बोलोगे भैया ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था कि संलग्न चित्र में चतुर्भुज यदि A 75 है, B 82 है, तो C और D कितना होगा। आपने देखा भैया कि A 75 है, B 82 है, चारों कोने अगर इसमें छू रहे हैं तो ये होगा एक चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज, और चक्री चतुर्भुज है तो इनके आमने सामने कोणों जोड़ने पर आना चाहिए था कितना, 180। तो भैया अगर ये 75 है तो इसके सामने वाला ये कितना होगा, 180 लाना, ये 105 होगा कि नहीं होगा। तो आप लिखोगे एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 आना चाहिए। एंगल A 75 है तो एंगल C बराबर 180, एंगल C बराबर कितना आएगा, 180 है, 75 प्लस इधर भी 2 माइनस हो जाएगा, 180 से 75 चलेगा तो कितने बचे, 105 बचे। एक बार जल्दी से बोलेंगे हाँ या ना, एक बार जल्दी से फुर्ती में बोलो मेरे भाई, जल्दी से बोलना चाहिए। आपके दिमाग में ये बात आ गई कि नहीं आ गई, एकदम चमका कि नहीं चमका, कॉन्सेप्ट चमका ना मेरे भाई। एंगल डी आपको निकालना है, आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से बताना। अगर ये वाला 82 है तो ये वाला कितने डिग्री का होगा, जल्दी से बताओ। एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180, फिर एंगल डी बराबर 180 माइनस एंगल बी, तो एंगल डी हमारा कितना आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप छाप देना। अगले नंबर पे हम बात करने वाले हैं कि ए बी सी डी चक्री चतुर्भुज है, यदि एंगल ए 55 है, बी 60 है, तो एंगल सी और एंगल डी का मान क्या होगा। ये 55 है, ये पता नहीं, तो ए और सी को जोड़ के कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। एंगल सी हमें निकालना है, तो 180 माइनस ए कितना है, ए 55 है, 55 घटा देंगे तो एंगल सी यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 125 डिग्री। ऐसे भैया एंगल डी प्लस एंगल बी को जोड़ने पे भी 180 आना चाहिए कि नहीं। एंगल डी हमें पूछा जाएगा तो 180 माइनस एंगल बी कितना दिया गया है, 60, 60 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 120। तो भैया ये हमारा हो गया 125 और ये हो गया 120। बात आ गई समझ में। हाँ जल्दी जल्दी करवा देंगे, परेशान मत हो, बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हो, लेकिन अगर आपने ध्यान से चीज़ें पढ़ी हैं तो आप नहीं होगे। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था लोगों को फंसाने के लिए। उसको करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा
कम थी, ज़्यादातर लोगों ने क्वेश्चन गलत ही किया था। यहाँ पे एक ज़रूरी बात ये थी कि आपने देखा कि भैया ये चक्री चतुर्भुज है, ये और ये एक चक्री चतुर्भुज है। आपको उसने वहाँ पे फांस दिया, आपसे उसने सिर्फ ये BAC पूछ लिया था, केवल इतना। लेकिन अगर आपको पता है आप चक्री चतुर्भुज निकालोगे तो आपका निकल के आएगा ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक का। पर उसने ये वाला पार्ट नहीं पूछा था, उसने सिर्फ इतना पार्ट पूछा था। अब अगर इतना पार्ट हमको चाहिए तो आपकी नज़रें जो हैं, आपकी जो नज़रें हैं वो कहाँ टिकनी चाहिए, मैं आपको सिर्फ वो समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपकी नज़रें भैया जो हैं वो टिक जानी चाहिए थी यहाँ से स्टार्ट होके फिगर ये, यहाँ से स्टार्ट होके फिगर ये, और यहाँ से स्टार्ट होके फिगर यहाँ। यानी आपकी नज़रें जो हैं वो केवल और केवल फिर इस फिगर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जो मान आपसे पूछे गए वो सिर्फ इतने के अंदर हैं, बाकी इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इतने के अंदर की बातें हमें पता चलेंगी कि अगर ये 140 है तो इस 140 के साथ में ये चक्री चतुर्भुज कितना बनाएगा, बोलोगे भैया ये बनाएगा 180 में से अगर 140 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40। ये 40 आ गया, तो ये देखो मैंने आपको 40 निकाल के दिखाया चक्री चतुर्भुज के हिसाब से। लेकिन एक बात आपको और याद होनी चाहिए, सबसे बढ़िया वाली बात, वो बात ये होनी चाहिए कि आपने नीचे वाली लाइन को गौर किया कि ये कहाँ से होके जा रही है, ये होके जा रही है केंद्र से। अगर कोई जीवा केंद्र से होके जाती है तो वो है परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। कहाँ बताया, कहाँ बताया, चमका कि नहीं चमका, ये चमका कि नहीं चमका, ये चमकना चाहिए था कि व्यास यानी जो जीवा परिधि से, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वह परिधि पर मेरे भाई हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाओगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि भैया अगर ये जीवा मेरी होके जाती है केंद्र से, मतलब ये हो जाएगा व्यास, ये हो जाएगा व्यास। अगर ये हो जाएगा व्यास तो ये कोण जो है ये बनना चाहिए था 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये बताओ कितना निकल आएगा। बोलोगे भैया 90 हो गया, ये 40 हो गया, और ये वाला जो एंगल BAC है ये निकालना है। तीनों कोणों को जोड़ेंगे त्रिभुज के तो 180 आता है, आता है कि नहीं, ये तो सबको पता है। तो बोलोगे एंगल BAC भैया कितना हो जाएगा, 180 माइनस ये दोनों जोड़ो 90 और 40 130 हो गए। कितने हो गए, 130। इधर से उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस के 130। भैया एंगल BAC कितना आ गया, एंगल BAC 180 में से 130 चले गए, कितने बचे, 50 डिग्री। 50 डिग्री मेरे भाई इसका एकदम सही आंसर आ जाएगा। एक बार जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से बताएंगे कतई जहर क्वेश्चन था कि नहीं था। जल्दी से बोलो एक बार, जल्दी से एक बार देख लो धीरे धीरे। ठीक है, अगला भैया जल्दी से बताओ, ये वाला करो। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2020 और 2021 दोनों में पूछा गया है, और एक भी कॉन्सेप्ट उससे बाहर नहीं जाएगा। जो मैंने आपको बताया सारे उसी कॉन्सेप्ट से होने वाले क्वेश्चन हैं। नीचे दिए गए वृत्त के केंद्र O है और इसमें बोला गया कि AOB व्यास है, AOB व्यास दे रखा है। रुक जाओ, चित्र पे आने दो पहले, तो चित्र जरूरी है। AOB व्यास है, एंगल C और D इस प्रकार है कि जो CAB है वो 30 है, ये 30 है, ABD 40 है, ABD 40 है, CAD और CAD मतलब ये वाला, CAB और ABC या CBA, कौन सा पूछा है, CBD मतलब ये पूरा, ये ज्ञात करना है। मतलब ये पूरा और ये पूरा आपको बताना है। बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन बन सकता है ये अगर आप दिमाग लगाओगे। बताओ कैसे। मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ नॉर्मल सिखा रहा हूँ कि अगर ये केंद्र से होकर के ये गई, ये व्यास है कि नहीं है, इससे जब भी कोण बनता है 90 डिग्री का होता, मतलब ये 90 का होगा और ये वाला भी 90 का होगा, क्योंकि ये नीचे बन रहा है और ये ऊपर बन रहा है, तो ये 90 हो गए। अगर हम बोलें त्रिभुज ABC के जोड़ने पे 180 आता है सारे कोणों का, तो ये कितना होगा, 30 यहाँ ख़त्म हो गया, 90 यहाँ ख़त्म हो गया, 120, तो ये बचा 60, हाँ या ना। और ऐसे भैया अगर हम इधर देख लें ये कितना आएगा, बोलो कि भैया देखो 40 यहाँ ख़त्म हो गया,
90 यहाँ ख़त्म हो गया, कितना ख़त्म हो गया भैया 40 और 90, कितना होता है 40 और 90, बस जल्दी से बताएंगे। बोलोगे भैया 40 और 90 130 होता है टोटल 180, 180 से 130 माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा भैया 50। तो बताओ ये पूरा कितना हो गया, अब ये पूरा कितना हो गया, बोलोगे ये पूरा हो जाएगा 30 50 80 का, और ये पूरा भैया कितने का हो गया, ये पूरा हो जाएगा 60 और 100, 60 और 40 100 का। तो जो DAC है, जो CAD या DAC है, ये हो गया आपका कितने का 80 का, और जो DBC है या CBD है, ये हो गया आपका 100 का। तो एक बार आप आंसर मैच करिएगा। यहाँ पे हमने 60 निकाल दिया एंगल भी। अब एंगल भी 60 निकालने के बाद एंगल सी ए कितना निकला 50 निकला। अब दोनों एंगल को अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो CBD और CAD ये गलत है। CBD पूछा है उसने, एक बार ध्यान से देखो, CBD पूरा एंगल पूछा है तो 100 डिग्री आएगा भैया। ये तो इसने 50 साइड वाले निकाले हैं। 50 वाले एंगल का नाम क्या है, 50 वाले एंगल का नाम है DAB। एंगल DAB जो है वो आया है 50। एंगल ABC जो है वो आया है 60 डिग्री। इसी प्रकार अगर हमको यहाँ निकालना है एंगल CAD तो ये हो जाएगा आपका टोटल 80 डिग्री। और यहीं अगर निकालना है एंगल CBD तो CBD हो जाएगा 100 डिग्री। ये आपके सारे एंगल्स हो गए भाई। ये मैंने आपको सारे एंगल बता दिए, ये वाला 60 ये वाला, 80 ये पूरा वाला, और 100 ये पूरा वाला। मतलब जो आपसे पूछे गए थे वो एंगल पूरे वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो CAD हमारा पूरा वाला है, CAD हमारा ये पूरा वाला है, तो मैं पूरा बताना था। तो 30 50 80 होगा पूरा, ठीक है। बाकी ये पूरा सही किया है, ये मतलब एंगल सारे सही निकाले, बस उनके जो आखिरी में आंसर लिखते हैं वो जल्दबाजी में लिखे गए। जो CBD है, CBD 60 डिग्री है। CBD पूछा गया है क्या, CBD पूरा है 100 आएगा, ठीक है। कितना आएगा भैया 100 आएगा। बस ये आंसर आप देख लीजिएगा। CBD जो है ये हमारा 100 आएगा, और CAD जो है ये हमारा 80 आएगा, ठीक है, 80 आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया कैसे होगा, ठीक है, परेशान नहीं होना आप। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चक्री चतुर्भुज ABCD, ठीक है, तो कितना आएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं भैया कि जो AC है और जो हमारा BD है उसे खींचे गए। उसके बाद यदि ACB 52 डिग्री है, BAC 48 डिग्री है, तो ADC ज्ञात कीजिए। मॉडल पेपर 2026 के लिए एक बेहतरीन ईमानदार क्वेश्चन है। कैसा बेहतरीन और ईमानदार क्वेश्चन भैया। क्वेश्चन ईमानदार कैसे होता है भैया, बता दो। क्वेश्चन ईमानदार होता है मेरे भाई, जो क्वेश्चन ईमानदार होता है वो ईमानदार ही होता है। फिर चक्री चतुर्भुज का क्वेश्चन है, आपसे एंगल ADC पूछा गया है। बड़े प्यार से मेरे भाई तुम बता दोगे। एक मेरा दोस्त आया, मित्र मेरा, ठीक है, उसका कहना है कि भैया बड़ा सरल है, ये वाला एंगल आपने 48 दिया, ये वाला एंगल आपने 52 दिया। अगर मैं आपसे यहाँ सिर्फ इतनी बात करूँ कि भैया मैं आपको अगर सिर्फ यहाँ पे AC CB और AB को मिलाने के लिए बोल दूँ, तो आप अपने मुंह से एक बात बताओ कि क्या भैया ये इतना पार्ट जितना ये मैंने पेंट कर दिया है, ये वाला पार्ट, क्या ये इतना पार्ट एक त्रिभुज नहीं बन गया। और अगर ये इतना पार्ट मेरे भाई एक त्रिभुज बन गया है, अगर ये इतना पार्ट एक त्रिभुज है, तो आपको भी पता है कि त्रिभुज की सारे कोणों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए था। ये 48 हो गया, ये 52 हो गया। 48 और 52 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 48 और 52 हो गया 100। और 100 अगर मैंने 48 और 52 कितना हो गया, ये क्या किया है चाचा, हाँ सही है, ठीक है, 48 52 कितना हो गया 100 हो गया। अगर मैंने इन तीनों का 180 होता है, इन दोनों को मिला के 100 हो गया, तो ये वाला 80 आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला 80 आएगा। तो मैंने देखो लिखा है ABC जोड़ने पे 180, 48 52 जोड़ के हो जाएगा आपका 100। इधर हमें B निकालना है, तो B बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे 100, तो
तो यहाँ से बी हमारा आ जाएगा 80 डिग्री। अब बी अगर हमारा 80 निकल आया तो फिर हम देखेंगे एंगल बी और एंगल डी ये एक दूसरे के लिए आमने सामने हैं, तो क्या है, चक्री चतुर्भुज होने चाहिए। चारों भुजाएं आपकी लड़ रही चतुर्भुज में। चतुर्भुज अगर हम पूरा ले लें, अब ए बी सी डी अगर हम पूरा चतुर्भुज लेते हैं तो चक्री चतुर्भुज बन जाएगा। चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगर ये 80 है तो ये वाला कितना होगा, ये 100 होगा, क्योंकि इनको जोड़ने पे 180 आएगा। अगर एंगल बी और एंगल डी को जोड़ने पे 180 आना चाहिए तो एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल बी यहाँ से हटेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा आके। एंगल बी मेरा कितना दे रखा है, एंगल बी मेरा दे रखा है यहाँ पे भैया 80, तो अगर 180 में से 80 चला गया तो कितना बचा, 100 बचा। ये आंसर होगा। बात आ गई समझ में। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, एकदम बच्चों वाली चीज़ें हैं भाई, आराम से समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि दिए गए चित्र में ए डी बी का मान बताइए। ए डी बी यानी इसका मान आपको बताना, इस वाले एंगल का। साथ ही साथ दिए गए चित्र में ए बी डी का मान बताइए। बस वेरी सिंपल भाई, आराम से देख लें। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए डी बी एम, ए डी बी एम एक चक्री चतुर्भुज है, तो वो आराम से हो जाएगा भैया। ये देखो हो नहीं सकता है चक्री चतुर्भुज, ये चारों भुजाएं लड़ रही हैं किनारे, बात खत्म। तो इनके आमने सामने कोणों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए था। आमने सामने वाले को जोड़ने पे 180 आना चाहिए था। तो मैंने कहा अगर ये वाला 80 है तो ये वाला कितना होना चाहिए, होना चाहिए 180 माइनस 80 यानी 100 डिग्री। 100 आंसर आ जाएगा भैया इसका। कुछ करने की ज़रूरत इसमें थी नहीं, बड़ा सिंपल था। अब हम बात करेंगे एक अगला चैप्टर हमारा जो है अंतिम चैप्टर ही है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। नाम क्या है भैया इसका, नाम है इसका चतुर्भुज। चतुर्भुज वर्ग की बात करेंगे, चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे बनते हैं सारे एंगल्स। उसके बाद क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, परिमाप होता है 4 इंटू ए, विकर्ण होता है a√2। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, कोई जुगाड़ इसका और होता नहीं है। होता क्या आपको मैं बता चुका हूँ एक बार करके भी कि कैसे ये होता है कैसे नहीं होता है। आयत क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, विकर्ण होता है √L² प्लस b² यानी √L² प्लस b²। ठीक है, पाइथागोरस से निकल आता है। समचतुर्भुज की बात करूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रोम्बस आपसे पूछा जाता है हर बार, तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको बड़े ध्यान से याद रखिएगा, बाकी आप कम भी याद रखोगे काम चल जाएगा। समचतुर्भुज में क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 माफ़ करिएगा भैया पढ़ाते पढ़ाते गले में शोक जैसा ले गया गर्मी की वजह से। सुनिएगा बड़े ध्यान से समझिएगा। 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी दोनों विकर्णों का अगर हम प्रोडक्ट करा दें, दोनों विकर्णों का अगर हम गुणा करा के उसका आधा कर देंगे तो वहाँ पे हमें मिल जाएगा क्षेत्रफल। विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं अगर हम इनके आमने सामने के शीर्षों को मिला दें ऐसे करके, तो जो ये अंतःकरण में रेखाएं बनेंगी विकर्ण कहलाती हैं। किसी समचतुर्भुज रोम्बस में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इनका कटान बिंदु जो है विकर्णों का वो 90 डिग्री होता है और ये बाइसेक्ट करते हैं, बराबर बराबर काटते हैं। इनमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सारी याद रखने हैं आपको फॉर्मूले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ कि आपको कुछ भी याद हो रहा नहीं हो रहा अलग बात है, रोम्बस आपको याद होना चाहिए, समचतुर्भुज आपको याद होना चाहिए। भैया याद रखिएगा कि समचतुर्भुज जो होता है इसका परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए, इसके एरिया क्या होता है b इंटू एच। b इंटू एच मतलब अगर इसकी हमें हाइट पता चल जाएगी सीधी नीचे से परपेंडिकुलर, तो हम इसका इंटू अगर इसके बेस से करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना इसका क्षेत्रफल होता है। अगर हम इसकी बात करें इसकी विकर्ण की संबंध क्या होता है, इसका भुजा और विकर्ण में संबंध क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 टाइम्स ऑफ a² जो है वो बराबर होता है d1² प्लस d2² के, यानी दोनों विकर्णों का अगर हम, यानी क्या बोले भैया कि दोनों विकर्णों का अगर क्या कर दें, दोनों विकर्णों का वर्ग का सम करेंगे, योग करेंगे, तो वो इसकी भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा।
और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये वाला इम्पोर्टेंट सबसे फॉर्मूला सबसे अधिक क्या होता है कि 2√d1² + d2² डायरेक्ट परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें डायरेक्ट परिमाप भैया पूछा जा रहा है। और यहाँ पे पाइथागोरस भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एक दूसरे को 90 पे काट रहा है, 90 पे काट रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या कर्ण, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये निकल आएगा। ठीक है, फिर 4 टाइम्स इसका स्क्वायर भैया जो आएगा आंसर वही हमारा हो जाएगा इस भुजा का पूरे का परिमाप। तो आपको फार्मूला याद रखना है 2√d1² + d2² यानी विकर्णों का योगफल। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समलंब चतुर्भुज भी होता है, इसको भी पहले देख लेंगे फिर हम क्वेश्चन करेंगे। समलंब चतुर्भुज मतलब होता है ट्रेपेजियम, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, एक इसकी हाइट होती है बीच की दूरी, और हमें इसका सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल ही पूछा जाता है, केवल और केवल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है 1/2, जो समांतर भुजाएं हैं उनको जोड़ दो यानी a + b, और जो हाइट है उससे गुणा करा दो। बस ये मेरा एक फार्मूला होता है, सिंगल फार्मूला, एक फार्मूला और सिंगल फार्मूला याद करना है इसे। ठीक है, अब चलो बात करते हैं क्वेश्चंस पे। दिया गया है कि समलंब चतुर्भुज, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, ये फर्जी नहीं, आपके एग्ज़ाम में 2023 या 2025 में किसी एक में आया ही हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही नहीं करवा दिया जाएगा। भुजा 15 और 8 मीटर दे रखी है, इनके बीच की दूरी 12 दे रखी है। अब देखो भुजा एक दे रखी 15 और एक 8, कौन सी भुजा? समांतर भुजाएं। फार्मूला क्या पड़ा है? 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल यानी a + b, और उसके साथ में गुणा करा देंगे उसकी ऊंचाई का। तो a + b 15 और 8 जुड़ जाएगा, 15 8 23 हो गया, और इंटू मेरे भाई दूरी बीच की ऊंचाई कितनी हो गई? 12 × 12। h की जगह 12, a की जगह b की जगह 8, a की जगह 15, 1/2 बाहर। तो ये आ जाएगा यहाँ से 1/2 × 23 × 12, 2 से काटा, 2 छंग 12, 23 छंग कितना होता है? 23 छंग 138 होता है, 138 मीटर स्क्वायर इसका एकदम आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, बहुत सरल है। अगला दिया है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण भैया जो है, विकर्ण जो है वो 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, समलंब का 2025 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है क्षेत्रफल 1/2 दोनों विकर्णों का प्रोडक्ट। तो हमने कहा 1/2, एक विकर्ण दे रखा है 5, एक दे रखा है 7, ये हो जाएगा 1/2, 7 × 35, 35 2 से काट दो तो 17 दूनी 34 और आधा 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 35 का आधा कर दो 17.5 आ जाएगा। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं आपको ज़्यादा टेंशन लेने की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया समलंब चतुर्भुज का। ये क्वेश्चन भी आपसे 2023 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि समलंब चतुर्भुज समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, मध्य की दूरी 8 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताइए। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। 25 और 12 को आपस में जोड़ना है, 8 से गुणा कराना है, 2 से 8 कटा 4 बार में। भैया ये आ गया आपका कितना? बोलोगे 25 और 12 37, 37 का गुणा इस 4 से कराना है, 37 चौके कितना होता है? 148। जल्दी आ जाओ। 2022 का क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे एक बार ध्यान से। क्वेश्चन दिया, आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, शीट के परिमाप बताइए। हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे L × B = 480 जो हमको दिया गया है। L का मान हमें निकालना है, B का मान हमारा 12 है बराबर 480, इधर B गुणे में लगा, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो L बराबर आ जाएगा 480/12। 480 को 12 से काटोगे, 12 चौके 48, 1 0 40, 40 सेंटीमीटर हमारा निकल के आ गया यहाँ से L। क्या निकल के आ गया? L। हमें पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया था परिमाप। परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में L + B, पढ़ा है कि नहीं? तो भैया 2 ब्रैकेट में L का मान हमारा 40 निकला, B का मान हमारा कितना दिया था? 12। तो कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 52। 52 दूना कितना होता है? 104। 104 सेंटीमीटर जो है हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा। कितना? 104 सेंटीमीटर हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा। फॉर्मूले आपको पता होंगे, आप कॉन्सेप्ट सारे कर भी लोगे भैया। ठीक है, कोई समस्या, कोई सुविधा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी से बोलेंगे एक बार। अगर कोई समस्या दुविधा परेशानी है तो बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखना। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन मतलब भरे हैं भैया, मतलब भरे हैं आपके, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने तक के बढ़िया हैं।
एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। बाग का जो क्षेत्रफल है 243 वर्ग मीटर है, तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है उसने बोल दिया, ना तो तुम्हें लंबाई पता ना तो तुम्हें चौड़ाई पता, 3 गुनी कैसे कर दोगे? तो हम मान लेते हैं कि उसकी जो लंबाई है भैया, उसकी जो लंबाई है, उसकी लंबाई कितनी है, x है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई तो भैया उसकी 3 गुनी थी, कितने गुनी, 3 गुनी, तो यानी वो 3x हो जाएगी। फिर उसका क्षेत्रफल कितना दिया, 243। क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, L इंटू बी यानी x इंटू 3x बराबर 243। 3 का गुणा x से कराओगे तो 3x और इस x का इंटू कराओगे तो x 2 हो जाएंगे, पावर 2 हो जाएगी। 3x स्क्वायर बराबर 243, x स्क्वायर बराबर 243 बटे 3, 81 आ गया। अब भैया अगर x स्क्वायर बराबर 81 है, आपको भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि x स्क्वायर बराबर 81 है, स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट में जाता है, x बराबर अंडर रूट 81 आ जाएगा। x बराबर 81 का मतलब होता है, 81 को लिखते हो 9 गुणे 9, तो अंडर रूट में 9, ठीक है। हमने बताया अंडर रूट में 2 का जोड़ा बनता तो एक बार बाहर आ जाता है, x बराबर 9 आ गया। यही मेरा एकदम फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा निकल आया आयत की चौड़ाई यानी x का मान 9। लेकिन उसने हमसे पूछी थी बताओ उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई तो भैया 3x है यानी 3 गुणे 9, 9 तियाँ 27 सेंटीमीटर। अगर उसने हमसे चौड़ाई पूछी होती तो x ही आंसर था, पर उसने हमसे पूछी लंबाई, तो लंबाई तो हमारी 3x थी ना, 1x का मान 9 है तो 3x का मान कितना आएगा, 27 आएगा, 9 तियाँ 27। तो आंसर जो आपसे पूछा गया आपको वही बताना है, जल्दबाजी में 9 ही लगा के मत आ जाना भैया, 27 आंसर आएगा, ठीक है। चौड़ाई पूछेगा तो 9, लंबाई पूछेगा तो 27। अगला क्वेश्चन देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इस बार इस क्वेश्चन के आने के, और ये वाला क्वेश्चन भैया मॉडल 2026 में भी डाल दो, मॉडल 2026 के पेपर का एक वैराइटियस क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और भैया 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। हमने पढ़ा है कि इसका परिमाप होता है 4 इंटू ए, लेकिन 4 इंटू ए के लिए हमें ए चाहिए, ए हमारे पास होती है भुजा जो कि है नहीं, जब हमारे पास भुजा है नहीं तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके परिमाप का जो दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया, 2 अंडर रूट में दोनों विकर्णों के स्क्वायर का योगफल d2 स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, इनका योग करके निकाल दोगे। तो भैया आपने कहा कि d1 हमारे पास कितना दे रखा है, 8 का स्क्वायर, d2 6 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो, 64 और 36 100 का अंडर रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 दूनी 20 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया हमने लिखा 2 ब्रैकेट में 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का 64, 6 का 36, दोनों को जोड़ा 100। हमें पता है इसे हम लिख देंगे 2 इंटू अंडर रूट में 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10। हमने कहा अंडर रूट के अंदर 2 चीज़ें बनेंगी तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10, 2 गुणा 10 का मतलब होता है 20 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा इसका मान। जल्दी से बोलो, इसी के साथ में हमारे कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर, और आई होप आपको मज़ा आई होगी। लगभग 2 घंटे में मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो वाली क्लास भी जाके देखिएगा, उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, घातांक क्या है, करणीय क्या है, वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, घन क्या है, घनमूल क्या है, समीकरण कैसे सॉल्व करने हैं, घनमूल कैसे निकालने हैं, कितने तरीके से घनमूल निकलेंगे, माध्य माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, माध्यिका सम के लिए क्या है, विषम के लिए क्या है, संचयी बारंबारता क्या है। बहुत ही बेसिक तरीके से पूरी मैथ आपको जो करवाई जा सकती थी, और बेहतरीन क्वालिटी की आपको जो मैथ करवाई जा सकती थी, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बाहर आने वाला नहीं है। जब मैंने आपको यहाँ पे वो चीज़ें पढ़ाई कि एक नाम जिसमें कम से कम एक वोवेल आएगा, एक नाम जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये संभावना है, जो प्रायिकता चैप्टर मैंने आपको बेहतरीन करवाया कि किसी समीकरण को जोड़ के प्रायिकता होने ना होने की संभावनाएँ क्या होती हैं, ठीक है। मैंने आपको जो वहाँ पे एकदम बेहतरीन क्वालिटी का सारा कंटेंट करवाया है, ठीक है, कि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाए, पासे को एक बार उछाला जाए, सिक्के को 2 बार उछाला जाए, किसी पासे को उछालने के लिए उसमें घटना क्या होती है, योजना क्या होती है, ठीक है, प्रयोग क्या होता है, उसके बाद असंभव घटनाएं क्या होती हैं। जितना हो सकता है, जितना आपको पढ़ाने के लिए इनफ है, वो मैंने आपको पूरा कंटेंट करवाया है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो ये बोल दे कि भैया ये पेपर में आ गया और ये नहीं करवाया, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये पूरी की पूरी PDF में मैंने अपने हाथों से बेहतरीन क्वालिटी के नोट्स लिखे हैं। जो भी चीज़ों की इसमें एरर थी वो मैंने आपको पढ़ाते टाइम सही कर दी, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप नोट्स बनाते हैं तो कई बार आपका दिमाग चीज़ों को डाइजेस्ट करते समय थोड़ा बहुत गलतियाँ कर देता है, ठीक है भैया।
तो आई होप सो मैंने इसको बुक को एक तरीके से, ये छोटी मोटी बुकलेट आपकी हो गई है पूरी की पूरी। आप अपना प्रीवियस ईयर का पेपर लगाइएगा, आप किसी टीचर से पढ़ते हैं उसके पेपर लगाइएगा, आप दशमलव संख्या का वर्गमूल, दशमलव संख्या का घनमूल, कुछ भी पढ़िएगा, प्रायिकता पढ़िएगा, जो चैप्टर आपका मन करे पढ़ना, आपका इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। जितना पढ़ा दिया इनफ है, जितना आपने पढ़ लिया इनफ है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए भैया आप लोगों से बस यही कहूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर भैया दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो और बेटर है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। फिर मैं आपके इसी के तरीके के जो फर्रे हैं, ठीक है, जो फर्रे होते हैं हम लोगों के लास्ट टाइम रिवीजन टाइप नोट्स होते हैं, फुली रिवीजन, आपकी साइंस की क्लास अगली लेके आऊँगा। साइंस की मैराथन लगभग 1 या 1.5 घंटे में बस पूरी की पूरी ख़त्म कर दूँगा, जल्दी से जल्दी और बेहतरीन तरीके से समझा के नोट्स के साथ में, कोई ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं। उसके बाद फर्स्ट पेपर अगर आपने नहीं देखी तो फर्स्ट पेपर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। इंग्लिश मैंने आपको करवा दी है, पूरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। चाहेंगे तो इंग्लिश का एक सिंगल क्लास में फर्रा भी तैयार करा देंगे, ठीक है। तो आप जो समझिएगा। उसके बाद एसएसटी के एमसीक्यू के लिए है, एसएसटी का एमसीक्यू के लिए एक क्लास भैया आने वाली है। वो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब आपको एमसीक्यू करवाता हूँ तो वो एमसीक्यू के साथ में एक कंप्लीट रिवीजन होता है। जैसे आपने अगर हमारी साइंस के एमसीक्यू की क्लास नहीं देखी तो आप एक बार साइंस एमसीक्यूज़ देखिएगा। उसमें मैंने आपको 2016 से लेके आई थिंक 2021 तक के पेपर कम्प्लीटली सॉल्व करवा दिए हैं। अभी इसके बाद के 22, 23, 24, 25 3-4 पेपर बचे हैं, मैं आपको वो भी करवा दूंगा। और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैं जब सोल्यूशन करवाता हूँ तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको वो भी सारे करवा देता हूँ। रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको सारे के सारे करवाए हैं जो उनसे बन सकते हैं। तो सिर्फ पेपर करना हमारा टारगेट नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें समझाना, मैक्सिमम चीज़ें सिखाना ही टारगेट होता है। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगले किसी सेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।